हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे ही होंगे और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम पॉलिटी का 11th क्लास का पॉलिटी फर्स्ट यूनिट करेंगे, ठीक है? पार्ट 1 का पहला जो है 11th क्लास का पहला भाग है ना, 2 भाग है। 11th क्लास में एनसीईआरटी को 2 भाग में बाँटा गया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, है ना? तो पार्ट 1 करेंगे और उसका पहला यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान कैसे, वो क्यों और कैसे, है ना? का मतलब यही है कि क्यों है और कैसे है ना? तो 11th का हम पहला पार्ट ये करेंगे। देखिए, हम थ्रोली पढ़ना चाहते हैं। देखिए, हम मेरा कहने का मतलब ये है कि हम पढ़ाएँगे थ्रोली, कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम पीपीटी बना के और पढ़ेंगे। पीपीटी बना के तो हम पढ़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप लोग पूरा नहीं देख पाइएगा। इसमें है कि आप पूरा देख सकते हैं कि क्या है, चैप्टर में क्या-क्या दिया हुआ है। अगर हमसे कोई मिस्टेक होता है तो आप लोग रियलाइज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये मेरा मेन मकसद है कि आपको पूरा यूनिट दिखाना चाहते हैं ताकि आप देख के कोई मिस्टेक ना करें, है ना? अगर हमसे मिस्टेक हो गया तो आप लोग देख सकते हैं कि ये चीज़ छूट रहा है और सर नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग कर सकते हैं इसमें। इसलिए हम थ्रोली पढ़ा रहे हैं कि यूपीएससी कोई आसान नहीं है। बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है, उसके लिए आपको बार-बार रिवीज़न की ज़रूरत पड़ेगा और थोरली पढ़ना पड़ेगा, ईच एंड एवरी वर्ड पढ़ना पड़ेगा, है ना? इसलिए उसी को देखते हुए हम ये कर रहे हैं। चलिए दोस्तों करते हैं, ठीक है? इंट्रोडक्शन इसमें दिया बुक में है जो है ना, पहला है इंट्रोडक्शन ये दिया हुआ है। तो पहला चैप्टर का जो है 11th का इसमें दिया। दिस बुक इज़ अबाउट द वर्किंग ऑफ द दिस बुक इज़ अबाउट द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? ये बुक स्पेशली बताएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान जो है, इंडियन इंडिया का संविधान कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है ना? In the chapter that follow, you will read you will read information about the various aspect of the working of our country. बहुत सारे तरीके से किस कौन-कौन सा तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। You will learn about the various institution of the government in our country and their relationship with each other. हमारे देश में बहुत सारा इंस्टीट्यूशन है, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, है ना? तो इतना सारा हमारे इंस्टीट्यूशन है सब, मतलब है, तो उसके बीच वो कैसे काम करता है और उसके बीच क्या रिलेशनशिप है ना, तो वो इसमें दिखाया गया है ना। लेकिन बट बिफोर यू बिगिन टू रीड अबाउट द इलेक्शंस हो गया, गवर्नमेंट्स हो गया एंड प्रेसिडेंट्स हो गया एंड प्राइम मिनिस्टर्स, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट the entire structure of the government and the various principles that bind the institution of governments have their origin in the constitution of India. लेकिन हम जो देखते हैं ना, जैसे जैसे एग्जाम्पल में हम पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट में ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट की अनलिमिटेड पावर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से वो बाउंड है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से अलग वो कानून नहीं बना सकता पार्लियामेंट। अगर संविधान से अलग कानून बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसको चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट जो है कि अगर अगर एक गलत बना रहा है तो दूसरे उसको चेक करेगा, है ना? तो ये प्रोविज़न है, मतलब या सुप्रीम कोर्ट का पावर दिया है कि वो खत्म, मतलब वो कानून को निरस्त कर सकता है ना? तो ये आफ्टर स्टडी आफ्टर स्टडीइंग दिस चैप्टर यू विल लर्न व्हाट ए कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन ये चैप्टर जब हम पढ़ लेंगे तो इसका मतलब ये समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है ना? व्हाट ए कॉन्स्टिट्यूशन डज़ टू द सोसाइटी। सोसाइटी के समाज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना? हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द एलोकेशन ऑफ द एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है पावर को एलोकेशन करता है, ठीक है? ये सब यहाँ दिया। व्हाट डज़ द वे इन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज़ मेड, कौन-सा तरीका से हमारे संविधान बनाया गया। तो ये सारा हम पढ़ेंगे, जब पूरा यूनिट पढ़ेंगे तो ये सारा ये सब क्वेश्चन का आंसर हम जान लें। तो आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, है ना?
बहुत ही अच्छा चीज़ जाने, कुछ सीखने का मिलेगा आज, है ना? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते रहे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जम के पढ़ रहे हैं, उसमें प्रैक्टिकली हमको नहीं पता होता है ना, सोसाइटी में कैसे क्या मतलब अगर हमारे सोसाइटी समाज में तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बाउंड होता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी को क्या-क्या प्रोवाइड करता है, देता है कितना पावर है सोसाइटी में, तो ये सब हम लोग नहीं जानते, प्रैक्टिकली नहीं जानते। लेकिन हम आपको मतलब जो है ना, प्रैक्टिकली करके बताओ प्रैक्टिस किस तरह मतलब होता है। एनसीईआरटी बहुत ही अच्छा है, बेसिक है एकदम, आप समझ सकते हैं, अगर थोरोली इसको पढ़ा जाए ना, तो बहुत ही अच्छा है। चलिए चलते हैं, है ना? व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन हमको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरत है व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है क्वेश्चन पूछा हुआ पहला ही यूनिट में पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है आंसर देता है व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्या है संविधान क्या है? तो व्हाट आर इट्स फंक्शन इसका फंक्शन क्या है? ये क्या काम करता है? व्हाट रोल्स डज़ इट परफॉर्म फॉर ए सोसाइटी ये क्या रोल अदा करता है एक सोसाइटी में? हाउ डज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एक्जिस्टेंस हमारे डेली जो जीते हैं दिनचर्या जो होता है वो उसमें कैसे रिलेट करता है? कैसे एक्जिस्टेंस करता है? कल संविधान का एक्जिस्टेंस है कि नहीं? अगर हम रोड पे चलते हैं तो संविधान का हम पालन करते हैं, संविधान हमारे लिए रोड पे चलते हैं तो संविधान हमारे लिए क्या कहता है कि कैसे रोड पे चलना चाहिए अगर ट्रैफ़िक फ़ॉलो नहीं करते हैं। वो भी तो एक रूल है ना, आप जा रहे हैं रोड पे और ट्रैफ़िक फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो वो आप लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन कर रहे हैं, तो वो सब है। आंसर दिस क्वेश्चन इज़ नॉट एज़ डिफिकल्ट एज़ यू माइट थिंक तो आगे चलते हैं। इसमें कहता है अब चलते हैं आगे क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस कॉन्स्टिट्यूशन जो है अलाउ करता है कोऑर्डिनेशन एक दूसरे का मेल मिलाप है कोऑर्डिनेशन मीन्स क्या होता है कि एक जैसे दो इंस्टीट्यूशन है ना दो दो संस्था है दोनों को एक काम परफॉर्म करना टीम जैसे मतलब एक काम परफॉर्म सपोज दैट एक मनरेगा में है ना मनरेगा मनरेगा या तो कोई चीज़ लिए एक दो कंपनी है दो कंपनी टेंडर लिया है ना कि एक पुल बनाना है तुमको ब्रिज बनाना है ना तो उसमें क्या करते हैं दोनों कंपनी को दे दिया ठीक है देने के बाद तो अब कंपनी में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो बार बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो वो होना चाहिए एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मेल मिलाप होना चाहिए कि भाई आप इस काम को कीजिए उसको बोल दिया कि आप ये काम एश्योरेंस होना चाहिए मतलब एश्योरेंस होना चाहिए मतलब हाँ होगा ये है ना अमेजिन अमेजिन अमेज yourself to be a member of a reasonably large group है ना मान लीजिए आप एक रीजनबली लार्ज ग्रुप का हम एक मेंबर है आप एक मेंबर सपोज दैट एक एनजीओ का आप मेंबर है ना फर्दर अमेजिंग अमेजिंग दैट दिस ग्रुप हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है ना ये बोल रहा है कि ये ग्रुप है एक एनजीओ है सपोज दैट एक एनजीओ है ना एनजीओ है एनजीओ में एक ग्रुप आप उसका मेंबर है और उसका कैरेक्टरिस्टिक ये है मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक से मतलब फ्यूचर ये है क्या है द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर डाइवर्स इन वेरियस वेज है ना ये ग्रुप का मेंबर है डाइवर्स अलग अलग जाति अलग अलग कास्ट अलग 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 डाइवर्स का आदमी उसमें है ठीक है मेंबर है ठीक है दे हैव डिफरेंट रिलीजन एलिगेंस एलिजेंस उसमें बहुत सारा अलग अलग रिलीजन का आदमी है उस ग्रुप का मेंबर है सम आर हिंदू मान लीजिए है कोई हिंदू सम आर मुस्लिम सम आर क्रिश्चियंस एंड सम परहैप्स प्रोफेस नो रिलीजन एट ऑल है ना तो उसमें कुछ हिंदू है कुछ मुस्लिम है कुछ क्रिश्चियन है और कुछ ऐसा इंसान है कि वो कोई रिलीजन प्रैक्टिस करता ही नहीं है ना तो ये है यहाँ तक आप समझ में आ गया है ना यहाँ तक आप समझ गए ठीक है ये एक एनजीओ मतलब वही बोला एनजीओ ट्रोली पढ़ेंगे ताकि एक क्वेश्चन ना छूटे और बहुत टाइम है अगर अभी से करते हैं तो यूपीएससी फाइनली 2024 में बहुत ही अच्छा तरीके से कर सकते हैं और हम एश्योर करते हैं हम ट्रस्ट दिलाते हैं कि देखिए आप जब तक कि ट्रोली नहीं कीजिएगा नहीं होगा यूपीएससी नहीं कंफर्म बता रहे नहीं होगा इसलिए आपको ट्रोली करना ही करना है ठीक है अच्छा चलिए और आगे चलते हैं दे आर ऑल्सो वैलिड इन मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स है दे परस्यू डिफरेंट प्रोफेशन है ना ये वही बोल रहा है अलग अलग उसका प्रोफेशन है हैव डिफरेंट एबिलिटी सबका अलग अलग ताकत है
हैव डिफरेंट हॉबीज, अलग अलग ख्वाहिश है, डिफरेंट टेस्ट इन एवरीथिंग फ्रॉम फ्रॉम फिल्म टू बुक, है ना? उसका अलग अलग डिफरेंट टेस्ट है ना, टेस्ट मीन्स मतलब अलग, कोई कोई मूवी देखना चाहता है तो कोई बुक पढ़ना चाहता है ना, ये सब है। सम आर रिच एंड सम आर पुअर, है ना? कोई उस मेंबर का, एनजीओ का कोई आदमी अमीर है, कोई गरीब है। सम आर ओल्ड, है ना? कोई ज़ईफ़ बूढ़ा, मतलब क्या बोलते हैं, बुजुर्ग है। सम कोई यंग है, कोई जवान है। इमेजिन further that members of this group are likely to have dispute over various aspect of life। इसमें कहता है कि अब उसमें तो आप समझ गए, इतना डाइवर्स मतलब है ये ग्रुप एनजीओ का है, जो एनजीओ बताएं। इस एनजीओ में इतना डाइवर्स आदमी है ना, हर तरह का आदमी इसमें है। कास्ट से लेके टेस्ट हो गया, हॉबी हो गया, सारा है, प्रोफेशन अलग अलग है सबका। अब इसमें तो जाहिर सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट तो काम करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न अ, होगा ही, है ना? हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ओन, है ना? कैसे एक का प्रॉपर्टी मतलब कैसे बताया, हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ओन, है ना? एक आदमी को कितना प्रॉपर्टी दिया जाए? शुड इट बी कंपल्सरी दैट एवरी चाइल्ड बी सेंट टू स्कूल, और शुड द पेरेंट बी अलाउड टू डिसाइड? क्या सभी बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए या इसको मतलब पेरेंट पे छोड़ देना चाहिए? हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड ऑन इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी? अब एनजीओ है तो उसमें अपना सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कितना खर्च खर्च करता है? और शुड इट बिल्ट मोर पार्क इंस्टेड? क्या वो इसके अलावे क्या वो पार्क बनाया जाए? वो पार्क बनाने में पैसा खर्चे? शुड द ग्रुप बी अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सम ऑफ इट्स मेंबर? क्या ये ग्रुप एक मेंबर्स दूसरे मेंबर को क्या भेदभाव करना चाहिए? एवरी क्वेश्चन विल एलिसिट ए वैरायटी ऑफ आंसर फ्रॉम डिफरेंट पीपल, है ना? ये क्वेश्चन, ये आंसर इसका जो हो, ये जो क्वेश्चन का आंसर मतलब अलग पीपल से, अलग अलग पीपल में आप कुछ, कोई कहेगा नहीं ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इसे सबका अगर जितना से आप पूछेगा तो अलग अलग आंसर मिलेगा, ठीक है? बट फॉर ऑल दिस डाइवर्सिटी दिस ग्रुप हैज टू लिव टुगेदर, है ना? इतना डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी ये ग्रुप जो एनजीओ हम चला रहे हैं, ये एनजीओ जो हम मानते हैं, तो वो टुगेदर है ना? कहीं न कहीं एक दूसरे पर मिलके जो दे आर डिपेंड अपॉन ईच अदर इन अ वेरियस वेज़, है ना? और एक द सारा मेंबर एक दूसरे से कहीं न कहीं मतलब डिपेंड है। They require the cooperation of each others, what will enable the group to live together peacefully, है ना? तो इसीलिए हम अब दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे पे डिपेंड है तो ज़ाहिर-सी बात है, कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, है ना? एक पुल बना रहे हैं तो उसमें जैसे ब्रिज बना रहे हैं ना, ये 2-3 2 कंपनी लिया है। अब 2 कंपनी का स्पेशलिटी अलग होता है ना? एक कंपनी मानते हैं कि इंजीनियर दे रहा है, ठीक है? दूसरे कंपनी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, आयरन जैसे रॉड प्रोवाइड, दूसरे सीमेंट प्रोवाइड करे। तो एक दूसरी कंपनी एक दूसरे को कोऑपरेशन नहीं करेगा, तो पुल ही नहीं बनेगा, है ना? तो वो काम कंप्लीट नहीं होगा, तो उसी में है, आप जितना कंफ्लिक्ट हो जाए लेकिन एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना है, कोऑपरेशन करना है, तो ये यहाँ कहने का मतलब ये था, ठीक है? One may say that perhaps member of this group can live together if they can agree on some basic rules, है ना? अगर कोई कह सकता है कि आपके साथ हम रहेंगे, लेकिन आप एक बेसिक रूल फ़ॉलो कीजिएगा तब। व्हाई विल द ग्रुप नीड सर्टेन बेसिक रूल, है ना? ये ग्रुप को एक बेसिक रूल की ज़रूरत क्यों है? थिंक ऑफ व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ सम बेसिक रूल। आप सोच सकते हैं, अगर बेसिक रूल नहीं होगा तो क्वैश हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, है ना? कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं रहेगा तो एक दूसरे में झगड़ा ही करने लगेगा, है ना? अगर पनिशमेंट का, जैसे पनिशमेंट अगर हम रूल बना दिए हैं कि अगर कोई झगड़ा करता है उसको 1000 का पनिशमेंट लगेगा, उसको सज़ा देना, अगर झगड़ा किया तो 1000 का पेनल्टी देना पड़ेगा, वो झगड़ा करेगा ही नहीं, एक थप्पड़ सह जाएगा, लेकिन 1000 नहीं देगा वो, है ना? तो ये डर रहता है, तो बेसिक रूल की इसलिए ज़रूरत है। एवरी इंडिविजुअल वुड be insecure simply because they would not know what member of this group would do to each other, है ना? Who could claim right over what, है ना? Any group will need some basic rules that are publicly promulgated
and known to all members of that group to achieve a minimal degree of coordination। वही कह रहा है कि अगर नियम बना दिए तो उसमें ये सब होता है कि क्या इसमें इसमें नियम बना दिए तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में रहेगा, है ना? और उसमें मिनिमम डिग्री का कहीं न कहीं कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। बट दिस रूल्स मस्ट नॉट ओनली बी नाउन, दे मस्ट आल्सो बी एनफोर्स्ड। ऐसा नहीं है कि आप किताब में लिख दिए, नियम बना दिए कि 1000 पेनल्टी लगे, अगर झगड़ा किए तो 1000 पेनल्टी लिए। ये बुक में लिख दिए हम, है ना? बुक नोटबुक में लिख दिए ये कि 1000 लगे। लेकिन उसको इन्फोर्सिबल की भी ज़रूरत होता है। अगर झगड़ा किए और उसको पनिशमेंट नहीं दिया, पेनल्टी नहीं लिए, तो वो रूल भी काम का नहीं होगा, है ना? इफ सिटीज़न हैव नो एश्योरेंस दैट द अदर विल फॉलो दिस रूल, दे विल देमसेल्फ हैव नो रीज़न टू फॉलो दिस रूल, है ना? इफ सिटीज़न, इसको पढ़िए, है ना? इसको दिया, इफ सिटीजन्स हैव नो एश्योरेंस दैट अदर्स विल फॉलो दिस रूल्स, दे विल देमसेल्फ हैव नो रीजन फॉर द। अगर एक सिटीजन देख लेगा कि दूसरा फॉलो नहीं करता है, तो वो रूल फॉलो नहीं करेगा। सेइंग दैट द रूल्स आर लीगली इन्फोर्सिबल गिवन एन एश्योरेंस टू एवरीबॉडी दैट अदर विल फॉलो दिस रूल्स, हाँ, अदर विल फॉलो दिस फॉर इफ दे डू नॉट डू सो, दे विल बी पनिश्ड, है ना? अगर ऐसा नहीं करता है, उसको सजा मिलेगा, है ना? द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग्स मेंबर ऑफ सोसाइटी। इतना हम पढ़ने के बावजूद अब इतना समझ गए हैं ना कि क्यों चाहिए एक बेसिक रूल, क्या मतलब क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इसको ध्यान में आपको रखिए, है ना? द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, पहला फंक्शन जो है ना, एक संविधान जो करता है वो एक बेसिक रूल देता है, जो कि मिनिमल जो अलाउ दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग्स मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, है ना? मतलब एक बेसिक रूल देगा ताकि मिनिमम कम से कम एक कोऑर्डिनेशन बना रहे सोसाइटी में। ठीक है, ये हो गया पहला, है ना? ये समझ गए, इतना पढ़े कि एनजीओ में इतना मेंबर है, इतना ये है, वो है, लन है, फन है। लेकिन उतना पढ़ने के बाद अब हम मिनिमम में आ गए हैं कि बेसिक रूल क्यों चाहिए, है ना? तो उसका पहला काम है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक रूल देना, ठीक है? ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे हमारे सोसाइटी में, ठीक है? अब एक्टिविटी, इनएक्ट द थॉट एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस सेक्शन इन द क्लास, ये दिया है, छोड़ दीजिए। आगे देखते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, है ना? अब आ गया कि स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। अब किसका पावर है, कौन डिसीजन बना सकता है, कौन डिसीजन ले सकता है? ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ ए फंडामेंटल प्रिंसिपल। एक संविधान जो है एक बॉडी की तरह होता है, जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है उसमें, अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न, है ना? ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए body of fundamental principles according to which a state is constituted or governed, है ना? ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल बॉडी होता है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ, एक कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है, उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, और उसमें फिर उस प्रिंसिपल के तहत एक स्टेट बनाया जाता है, या तो उसको चलाया जाता है। तो इसी के कहने का मतलब ये है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी होता है, उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, और उसी फंडामेंटल प्रिंसिपल से स्टेट को बनाया जा सकता है, और गवर्न उसमें शासन किया जा सकता है ना, शासन किया जा सकता। बट व्हाट शुड दिस फंडामेंटल रूल्स, लेकिन ये फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होगा? मानते कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है, उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल से स्टेट बना सकते हैं या गवर्न कर सकते हैं। लेकिन ये फंडामेंटल रूल्स है क्या, एंड व्हाट मेक देम फंडामेंटल, एंड उसको कैसे फंडामेंटल कह सकते हैं? वेल, द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव टू डिसाइड इज, हु गेट्स टू डिसाइड दैट what the law or governing of the society should be?
पहला कितना अच्छा से मतलब बताया गया, एक-एक चीज़ पढ़ेंगे एकदम समझ-समझ के पढ़ेंगे, एक-एक चीज़ पढ़ेंगे, है ना? तो यहाँ कहता है वेल द फर्स्ट क्वेश्चन you will have to decide is who get to decide what the law what the laws governing the society should be, है ना? मतलब कौन सा कोई कौन है जो कि मतलब वो लॉ जो सोसाइटी को गवर्न कर सकता है, कौन डिसाइड करेगा, कौन वो नियम कौन बनाएगा, कौन कानून बनाएगा कि ये सोसाइटी में ये कानून होगा, है ना? तो पहला मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है, ये फंडामेंटल लॉ है, रूल है, ये कौन बनाएगा? है ना? यही क्वेश्चन कर रहा है यहाँ, कौन बनाएगा ये? जो कि लॉ गवर्निंग द जो सोसाइटी को मतलब सोसाइटी को चलाएगा। यू मे वांट रूल एक्स, बट अदर मे वांट रूल्स वाई। सपोज़ दैट जैसे सोसाइटी तो डाइवर्स है, हम बहुत सारा मेंबर है, बहुत सारा मतलब बहुत है, लेकिन कोई चाह रहा है कि एक्स रूल हमको चाहिए, कोई चाह रहा है वाई रूल चाहिए, इसमें तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, है ना? अब वो तो हज़ारों रूल बनाना पड़ेगा, सबका अलग-अलग एक-एक रूल बनाए, कोई एक दूसरे का रूल हो ही नहीं सकता है ना? जैसे मतलब एक एक आदमी को एक्स रूल चाहिए, दूसरे को वाई रूल चाहिए, जैसे ट्रैफ़िक के बारे में ले लीजिए, ट्रैफ़िक के बारे में कोई चाहेगा कि हाँ, चलिए ठीक हम ट्रैफ़िक रूल फ़ॉलो करेंगे, कोई चाहेगा नहीं भाई हम सीधे पार हो जाएँगे, तो अलग-अलग रूल नहीं बना सकते। हाउ डू वी डिसाइड व्होज़ रूल्स और प्रेफ़रेंस शुड गवर्न अस, है ना? ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन-सा रूल हम उस रूल्स और प्रेफ़रेंस शुड गवर्न, है ना? कौन-सा हम रूल्स और प्रेफ़रेंस हम ज़्यादा गवर्न करेगा, है ना? यू मे थिंक द रूल्स यू मे थिंक द रूल्स यू वुड एवरीवन टू लाइव लिव बाय आर द बेस्ट। ये कहते यू मे थिंक हम सोच सकते हैं कि रूल्स जो है कि सभी के लिए, बट अदर थिंग्स दैट देयर रूल्स आर द बेस्ट, है ना? लेकिन एक एक रूल जैसे मतलब बना दी एक रूल बनाया है ना, रूल बनाने के बाद इसमें तो हम कोई कहेगा मेरा रूल अच्छा है, कोई कहेगा दूसरा नहीं हमारा रूल अच्छा है तो इसमें है ना? तो हाउ डज़ वी रिज़ॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, है ना? ये कॉन्फ्लिक्ट को कैसे ये झगड़ा को डिस्प्यूट को कैसे हम मतलब रिज़ॉल्व करेंगे, है ना? अब 2-5 रूल बना दिए हैं, ऐसे सपोज़ एक छोटा-सा सोसाइटी है ना, सोसाइटी है, 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर में हम 5 वो रूल बना दिए। अब उसमें लड़ेगा नहीं मेरा रूल अच्छा है यार, वो बोले नहीं मेरा रूल अच्छा है यार, तो इसमें एक डिस्प्यूट हो गया ना, तो इस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करें? सम इवन बिफोर यू डिसाइड व्हाट रूल शुड गवर्न दिस ग्रुप, यू हैव टू डिसाइड हू गेट टू डिसाइड। इसमें कहता है ठीक है, इसमें इसमें यहाँ दिया हुआ है जैसे हाउ डज़ वी रिज़ॉल्व दिस क्वेश्चन, है? सो इवन बिफोर यू डिसाइड व्हाट रूल्स शुड गवर्न दिस ग्रुप, यू हैव टू डिसाइड, है ना? इसमें कहता है कि इवन डिसाइड करने से पहले कि कौन-सा ये ग्रुप को कौन-सा रूल बना मतलब चाहिए, इससे डिसाइड करने से पहले ए यू हैव टू डिसाइड पहले आपको हू गेट टू डिसाइड, है ना? पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? कहने का मतलब ये है कि जिस ग्रुप का मतलब आप ये कर रहे हैं मतलब गवर्न करना है, उस उस मतलब उस जैसे ग्रुप में कि कौन डिसाइड करेगा कि इस रूल में ये चाहिए, है ना? मतलब पावर कौन है हमसे ऊपर जो है ऊपर में कौन है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैव टू प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, है ना? कहने का मतलब जैसे यहाँ ग्रुप ए है सपोज़ दैट ग्रुप ए है यहाँ, ठीक है? ग्रुप ए है, नीचे बी है। अब बी वाला को यहाँ ग्रुप बी में हमको रूल कोई बनाना है ना? रूल बना यहाँ हमको शासन एक रूल चाहिए, है ना? ये रूल चाहिए यहाँ, बी में चाहिए एक रूल, इसको पूरा सोसाइटी को मानने के लिए। लेकिन ये रूल कौन इम्पोज़ करेगा? कौन इस रूल बनाए? तो यहाँ बी बना के देगा, है ना? तो उसी वही को इट स्पेसिफाई द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन ए सोसाइटी, है ना? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू प्रोवाइड आंसर टू दिस क्वेश्चन, है इट स्पेसिफाई द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन ए सोसाइटी। इट डिसाइड्स हू गेट टू डिसाइड व्हाट द लॉ विल बी, है ना? अब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहेगा कि कौन-सा नियम चाहिए ग्रुप में, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा, है ना? और कौन ये नियम बनाएगा? इन प्रिंसिपल दिस क्वेश्चन हू गेट टू डिसाइड, है ना? पहला कहता है कि ये डिसाइड कौन करेगा?
अब देखते हैं कि ये नियम यहाँ होना चाहिए नहीं। कैन बी आंसर्ड इन मेनी वे, है ना? कैन आंसर्ड इन मेनी वेज़ इन ए मोनार्किकल मोनार्किकल, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम देखते हैं मोनार्किकल, जहाँ राजा रजवाड़ा है, वहाँ का संविधान देखते हैं। ए मोनार्क डिसाइड, है ना? ये इसमें कहते हैं। अब आ गया यहाँ क्वेश्चन है, कौन डिसाइड करेगा कि सोसाइटी में ये नियम होना चाहिए, है ना? सबसे पहले अगर मोनार्किकल है, मोनार्किकल जैसे सऊदी अरब हो गया, है ना? मान लें सपोज़ सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, इसमें देख लेते हैं। तो मोनार्क डिसाइड करेगा, मोनार्क माने किंग डिसाइड करेगा कि ये रूल आपको फॉलो। इन सम कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द ओल्ड सोवियत यूनियन, वन सिंगल पार्टी वाज़ गिवन द पावर टू डिसाइड, है ना? अब ओल्ड सोवियत 1991 से पहले जो था सोवियत यूएसएसआर, उसमें जो है ना सिंगल पार्टी था, और सिंगल पार्टी ही डिसाइड करता था कि मतलब सोसाइटी में ये नियम को जो नियम बनाता था वो ये, है ना? बट दिस मैटर इज़ नॉट सो सिंपल। लेकिन ये मैटर तो सिंपल है नहीं भाई, है ना? आप इसको पावर देते हैं, मोनार्क को पावर दे दिए, ठीक है, वो लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूशन या कोई नियम बना दिया, वो फॉलो कर रहा है, सिंगल पार्टी है, वो बना दिया। लेकिन अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज़ इवन यू because even if your answer are that the people should decide, है ना? लेकिन ये समझ गए कि सिंगल पार्टी जो दिया वो ठीक है, किंग दिया ठीक है, लेकिन अब आ गया बिकॉज़ इवन इफ यू आंसर दैट द पीपल शुड डिसाइड। अब आ गया कि नहीं भाई, राजा नहीं डिसाइड करेगा अकेले, है ना? उसके पास उतना पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब बोल रहा है कि आदमी के पास पावर होना चाहिए, वो डिसाइड करेगा कि उसको कैसा रूल एंड रेगुलेशन चाहिए, है ना? तो ये बता रहा है, इट विल नॉट आंसर द क्वेश्चन, है ना? हाउ शुड द पीपल है ना? यहाँ पे ये तक हो गया। इट विल नॉट आंसर द क्वेश्चन, है ना? हाउ शुड द पीपल डिसाइड, है ना? फॉर समथिंग टू बी लॉ शुड एवरीवन एग्री टू इट, है ना? ऐसा नहीं कि एक नियम डिसाइड करेगा और एक आदमी एक नियम डिसाइड करेगा, वो सजेशन दिया तो ऐसा नहीं है ना? Should the people directly vote on each matters as the ancient Greek did, है ना? क्या हर एक मैटर पे वोटिंग होना चाहिए, जैसे ग्रीक एंशंट में होता था, है ना? जैसे कोई 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 प्रॉब्लम आ गया तो वो आदमी को दे दिया कि आप इस पे वोट कीजिए, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो आदमी वोट करता, तो उसमें अभी अभी पॉसिबल नहीं है उतना वोटिंग करवाना। उस टाइम तो उतना पॉपुलेशन नहीं था, लेकिन अभी तो बिलियन में पॉपुलेशन है ना? इंडिया देख लीजिए, इंडिया इतना वास्ट कंट्री है, इसमें 1.35 बिलियन पीपल रहता है ना? तो इसमें बार-बार वोटिंग करवाना पॉसिबल नहीं। बट इफ द पीपल एक्ट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, हाउ शुड दिस रिप्रेजेंटेटिव बी इलेक्टेड? लेकिन हम अगर वो नहीं करते हैं, है ना? और शुड द पीपल प्रोसेस एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंस बाय इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, एंड वही कह रहा है कि हम अगर एक रिप्रेजेंटेटिव अपना भेज दें वहाँ, और वही मेरा डिसाइड करे, है ना? वही डिसाइड करे, तो कैसा अच्छा रहेगा? हाउ मेनी शुड दिस बी, है ना? और ये कैसा होना, आगे देखते हैं। In the Indian Constitution, for example, it is specified that in a most instance, Parliament gets to decide law and policies. अब इतना हम लोग पढ़े कि मतलब इतना पढ़े कि एक सोसाइटी है, सोसाइटी में एक लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए। अब उस रूल एंड रेगुलेशन को कौन बनाएगा, है ना? एक और क्या मतलब अलग-अलग रूल, मतलब एक आदमी के एक ग्रुप के एक अभी कास्ट एक कास्ट के अलग रूल होना चाहिए, दूसरे कास्ट का अलग रूल होना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए? तो वो उतना हम लोग पढ़े हैं ना, किंग अलग है ना, सोवियत यूनियन का सिंगल पार्टी के बारे में देखे, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब देख लिए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर जो है कानून बनाने का, सोसाइटी में रिप्रेजेंटेटिव देख लें, पहले रिप्रेजेंटेटिव देख लें, रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, उसके बाद पार्लियामेंट। हमारे यहाँ पार्लियामेंट का पावर है कि वो डिसाइड करे कौन सा नियम बनाए, कौन सा पॉलिसी, एंड दैट पार्लियामेंट itself be organized in a particular manner, है ना? Before identify that the law in any given society is, you have to identify who has the authority to enact it, है ना? If parliament has the authority to enact law, there must be a law that bestow this authority on the parliament in the first place, है ना? यहाँ देखो, यहाँ देखिए, है ना? ये कह रहा है, बहुत ही अच्छा से दिया है एनसीईआरटी, पढ़िए, बहुत ही अच्छा से दिया है एनसीईआरटी में, है ना?
हु हैज़ द अथॉरिटी टू एनएक्ट इट? हाँ, कौन? पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के, लेकिन अथॉरिटी कौन देगा? ये तो अथॉरिटी देगा कौन कि वो आपको पावर, आपको लॉ बनाए। दिस इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये फंक्शन है कि पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है कि आप बनाइए कानून, रूल एंड रेगुलेशन बनाइए। दिस इज द फंक्शन ऑफ द, है ना? ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? यहाँ हो गया, अंडरलाइन करते हैं, ठीक है? ये पार्लियामेंट, it is the it is an authority that constitutes the government in the first place, है ना? ये पहला ही फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि मतलब इट इज एन ऑथोरिटी दैट कंस्टिट्यूट्स गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस, है ना? इसमें तो बोल रहा है पहले गवर्नमेंट बनाएंगे, है ना? गवर्नमेंट बनाने के बाद उसको किया जाए। तो अब यहाँ द सेकंड फंक्शन ऑफ द of a constitution is to specify who has the power to make decision in a society. It decide how the government will be constituted, है ना? ये समझ में आ गया। आप दूसरा भी देख लिए कि पहला आप देख लिए कि कैसे मतलब होता है। पहला आप देखें कि किसको पावर है, दूसरा है कैसे कैसे मतलब गवर्नमेंट बनाया जाए, ये आप देख लिए। तीसरा में आ जाते हैं, तीसरा में लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ये भी देख लेते हैं। क्या लिमिटेशन, अगर हम पार्लियामेंट बना दिए, उसको अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन उसको अथॉरिटी दे दिया कि भाई आप सोसाइटी में लॉ एंड पॉलिसी बनाइए, है ना? लॉ एंड ऑर्डर और पॉलिसी सारा चीज़ बनाइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसको फुल पावर मिल गया, कुछ भी बना दे, ऐसा नहीं है। लिमिटेशन है गवर्नमेंट, पावर ऑफ गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट में ये लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट जो मेजॉरिटी में जीत के आया है, उसमें भी कुछ न कुछ मतलब जो है ना लिमिटेशन है। बट दिस, आगे देखते हैं ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिमिटेशन क्या है? बट दिस इज क्लियरली नॉट एनफ, है ना? सपोज यू डिसाइडेड हु हैड द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन, है ना? अब सपोज यू डिसाइडेड हु हैड द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन, है ना? अब हम जैसे मतलब कर दिए किसको अथॉरिटी दिए हैं डिसाइड करने का, बट देन दिस अथॉरिटी पास लॉ दैट यू थाउट वेयर पैटेंटली अनफेयर, है ना? अब ये अथॉरिटी, हम पार्लियामेंट को अथॉरिटी दे दी है कि आप बना दीजिए, कानून बनाइए, है ना? उसमें रिप्रेजेंटेटिव मेरा गया है और कानून बना दीजिए। लेकिन आप देखें कि ना ये तो अनफेयर है, पैटेंटली बहुत ही अनफेयर है ये। इट प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजियस फॉर इंस्टेंट, है ना? मान लीजिए ये कानून बना दिया कि आपको रिलीजन जो है, एक रिलीजन, कोई पार्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करके उसको बना दे, आपको प्रैक्टिसेस नहीं करना है ना? आपको ना, जैसे जैसे क्रिश्चियन हो गया, या तो फिर मान लीजिए बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, या तो हिंदुइज्म हो गया, हिंदुइज्म या तो मुस्लिम हो गया। इसको बता दे कि आपको जो है ना प्रेयर प्रेयर जो है, या वर्कशिप हो गया, नमाज हो गया, या तो बुद्धिज्म में जो होता है, आपको नहीं प्रैक्टिस करना है। तब क्या होगा? अब तो पार्लियामेंट को पावर दे दिए, सारा चीज़ दिए हैं, वो तो डिसाइड कर रहा है। तो उस टाइम क्या होगा? और इट एन्जॉय दैट क्लोथ्स ऑफ a certain color were prohibited, or that you were not free to sing certain song, or that people who belong to a particular group, caste or religion would always have to serve others, and would not be allowed to go certain any property, है ना? इतना चीज़ अगर आपको बोले कि आप ये कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, ठीक है? आप पर्टिकुलर ग्रुप जैसे है ना, आप बोल दे किसी को, किसी रिलीजन को बोल दे कि ना आपको जो आपको आपको मतलब दूसरे रिलीजन को सर्व करना है, खिदमत करना है, मतलब जो है ना, स्लेव डालना, स्लेव बोल सकते हैं इसको, स्लेव स्लेव प्रैक्टिस अलाउ कर दिया, तो क्या ये सही है? और दैट गवर्नमेंट कुड आर्बिट्रली अरेस्ट समवन, या तो गवर्नमेंट किसी को मतलब बेतुका, है ना, अरेस्ट करके उसको जेल में डाल दिया, और दैट ओनली पीपल ऑफ सर्टेन स्किन कलर वुड बी अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल। या ये तो है ना सर्टेन स्किन, या तो बोल दे कि गोरा जो है
वही इस कुआँ से पानी ले, मतलब कोई कुआँ जा सकता है और उससे पानी ले सकता है, या जहाँ पानी निकलता है वो ले सकता है। तो ऐसा कानून बना दिया है ना। यू वुड ऑब्वियसली थिंक दिस लॉ वेयर अनजस्ट एंड अनफेयर है। आप सोच सकते अनटचेबिलिटी, बेस्ट एग्जांपल अनटचेबिलिटी बोल दे कि नहीं, अनटचेबिलिटी को प्रिवेल होना चाहिए सोसाइटी में, तो क्या ये तो जाहिर सी बात है कि ये अनजस्ट है और अनफेयर है। तो क्या होगा अब? ये तो कानून बना दिया, आप पावर भी पार्लियामेंट को दे, तब क्या होगा? एंड इवन दो दे आर पास्ड बाय अ गवर्नमेंट दैट हैड कम इनटू एक्जिस्टेंस based on certain procedure, there would be something obviously unjust about that government enacting this law. So the third function of the constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizen, है ना? And these limits are fundamental in sense that government may never trespass, है ना? एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, एक लिमिट सेट कर दिया है कि आप ये लिमिट से क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं ना। तो ये लिमिट सेट कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट सेट करता है, ये आप ध्यान में कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक एक पॉइंट हम एनसीईआरटी का करेंगे और बढ़िया से देखेंगे। और इसमें हड़बड़ाने की जरूरत, पैसेंस रखिए और पढ़ते रहिए, पैसेंस रखिए पढ़ते रहिए, है ना। तो ये बंदा क्या कह रहा है, ये तो पूरा बैट लेके खड़ा है। आह, सो यू फर्स्ट क्रिएट ए मॉनेस्टर and then start worrying about saving yourself from it. I would say, why create this monster called government in the first place? यही कह रहा है कि भाई आपने तो पहले पार्लियामेंट बना दिया है ना, पार्लियामेंट बना दिया और उसमें क्रिएट करे आप उसको, अब वो आपको मतलब टॉर्चर कर रहा है, तो आप इस तरह का मॉनेस्टर, इस तरह का गवर्नमेंट बनाए ही क्यों, है ना। तो आगे देखते हैं, ये बंदा का कहना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इन मेनी वेज, है ना। अब देख लिए कि मतलब संविधान जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, लिमिट करता है पावर ऑफ गवर्नमेंट का, है ना। तो कितने तरह से करते हैं, तो यहाँ बोले बहुत तरीके से करते हैं ना। द मोस्ट कॉमन ऑफ The most common way of limiting the power of the government is to specify certain fundamental rights that all of us possess as citizens and which no government can ever be allowed to violate it. ये कहता है कि जैसे एग्जाम्पल में देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिट कहाँ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट कहाँ गवर्नमेंट को करता है कि मतलब सिटीजन को, मतलब पब्लिक को क्या दिया है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट वायलेट नहीं कर सकता, ना उल्लंघन नहीं कर सकता। हाँ, कहीं मतलब है एक्सेप्शन है, तो अलग सी बात है। पहला हो गया, है ना, पहला हो गया फंडामेंटल राइट है, सिटीजन को मिला हुआ है, ये गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट इसको वायलेट नहीं कर सकता है। द एग्जैक्ट कंटेंट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस राइट्स वेरी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ ठीक है, इसका एग्जैक्ट कंटेंट हो, क्या कंटेंट है और क्या इंटरप्रिटेशन, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, ये ये संविधान टू संविधान वेरी अलग अलग होता है। बट मोस्ट बट अधिकतर संविधान विल प्रोटेक्ट ए बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स। लेकिन ये कहता है अधिकतर जो संविधान है बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। सिटीजन्स विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड और आर्बिट्ररी एंड फॉर ए नो रीजन, है ना। अगर कोई सिटीजन को गवर्नमेंट या तो गवर्नमेंट अगर अरेस्ट कर लिया आर्बिट्ररीली, तो उसमें प्रोटेक्ट करता है, रीजन होना चाहिए अरेस्ट करने का, उसमें भी प्रोटेक्शन करता है। दिस इज वन बेसिक लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। किसी को आर्बिट्रली मतलब नहीं नहीं अरेस्ट कर सकती है गवर्नमेंट, ये बोला गया है। पहला ये बेसिक लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट पे है ना। दिस इज द ये इस पे ध्यान रखिएगा, है ना। सिटीजन्स विल नॉर्मली हैव द राइट टू सम बेसिक लिबर्टी, है ना, सिटीजन का बेसिक नॉर्मली, ये भी ध्यान रखिएगा। टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, सिटीजन विल नॉर्मली हैव द राइट टू सम बेसिक लिबर्टी। लिबर्टी में क्या होगा भाई, लिबर्टी में क्या बेसिक लिबर्टी है सिटीजन को, टू फ्रीडम
ऑफ स्पीच है ना, बोलने का मतलब है ना, बोलने का अधिकार है मेरा। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है, मेरे आत्मविश्वास मतलब जो है ना, इनर कॉन्साइंस जो होता है, अब सोचने का मतलब जो है ना, वो होता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस हो गया है ना, उसका फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हम कोई एसोसिएशन बना सकते हैं। फ्रीडम टू कंडक्ट ए ट्रेड एंड बिज़नेस, हम फ्रीडम कंड मतलब बिज़नेस हम चला सकते हैं। इन है ना, ये सब मतलब है, ये सब बेसिक लिबर्टी है, बेसिक लिबर्टी ये सब है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस हो गया, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, फ्रीडम टू कंडक्ट ए ट्रेड, ट्रेड हो गया, और बिजनेस ईटीसी, ये सब आप समझ ही गए होंगे यहाँ तक। इन प्रैक्टिस दिस राइट कैन बी limited during time of national emergencies and emergency, and the constitution specifies the cir- circumstances under which this right may be withdrawn। लेकिन ये सब राइट तो दिया हुआ है, लेकिन कोई कोई सिचुएशन ऐसा आ जाता है, सिचुएशन अगर ऐसे क्रिएट हो जाए कि इमरजेंसी लग जाए, तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है ये सब राइट, ठीक है? यही बोला बोला गया है। अब आ जाइए इधर, एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ ए सोसाइटी। तो इसमें ऊपर वाले में लिमिटेशन में तो आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट क्वेश्चन पे, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान क्या है, ये लिमिट करता है गवर्नमेंट का। क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है कि संविधान क्या है, तो क्वेश्चन आंसर मतलब ऑप्शन दिया हुआ था, तो उसमें दिया था क्या ये गवर्नमेंट को लिमिट करता है, हाँ जी, गवर्नमेंट को ये लिमिट लिमिट करता है ना, गवर्नमेंट के पावर को ये लिमिट करता है, तो ये ध्यान। एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ ए सोसाइटी, most of the older constitution limited themselves largely to allocating decision-making power and setting some limited to government power, है ना? ये कहता है most of the older constitution limited themselves largely to allocated decision-making power and setting some limits to government power, है ना? इसमें कहता है डिसीजन पावर में भी कुछ लिमिट होता है, ठीक है? गवर्नमेंट में तो लिमिट है, बट मैनी 20th century constitution, of which the Indian constitution is the finest example, also provides an enabling framework for the government to do certain positive things। लेकिन लिमिटेशन तो है, लेकिन गवर्नमेंट को ये भी अलाउ किया गया कि आप सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स कीजिए। पॉजिटिव थिंग्स कहने के मतलब जो है, गरीब है ना? तो इक्विटी इक्विटी उसमें डालिए, इक्विलिटी लाइए, इक्विटी उस इक्विटी का फंडा इक्विलिटी मीन्स मतलब सबको बराबर लाना है। इक्विटी मीन्स जो गरीब है उसको एक्स्ट्रा आप मतलब पॉलिसी बना के उसको एक्स्ट्रा हेल्प कीजिए, तो उसी को इक्विटी बोला जाता है ना, इक्विटी बोला गया है, ठीक है? टू एक्सप्रेस द aspiration and goals of a society, है ना? The Indian Constitution was particularly innovative in this present, है ना? तो इस हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक इनोवेटिव है ना? है ना? Societies with deep entrenched inequalities of various kinds will not only have to set limit on the power of the government, they will also have to enable and empower the government to take positive measures to overcome forms of inequality or disparition deprivation, है ना? तो आप ये समझ ही गए होंगे क्या इसका कहने के मतलब समझ में आएगा कि गरीब है तो वो तो गरीब है, अम गरीब है, बहुत गरीब है, अमीर है, वो बहुत अमीर है। तो इसमें बैलेंस लाना है, इनइक्वालिटी लाना है, तो वो गवर्नमेंट अपना स्टैंड ले सकती है और गरीब को हेल्प कर सकते, जैसे जैसे एग्जांपल में हो गया रिजर्वेशन पॉलिसी ला रहा है, लेकिन रिजर्वेशन आज भी उतना बढ़िया नहीं है मेरे ख्याल से, जिसको मिलना चाहिए वो उसको मिल नहीं रहा। आप देखिए एग्जांपल, आप देखिए कि टीचर या डॉक्टर, डॉक्टर का बेटा बेटा है ना, वो उसके पास करोड़ों रुपीस है, उसका बेटा कोटा में पढ़ रहा है, इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है, और वो रिजर्वेशन ले रहा है। तो इसमें कहीं न कहीं मतलब अच्छा नहीं है, माना गया है इसको, है ना? तो टारगेटेड मैनर में नहीं दे रहा है, तो इसलिए आज भी गरीबी है इंडिया में। हाँ, जिसको मिलना चाहिए रिज़र्वेशन उसको मिल नहीं रहा है। तो आप ये सब ध्यान रखें, आगे चलते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया aspire to be a society that is free of caste।
इंडिया में ऐसा सोसाइटी होना चाहिए जिसमें फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए. इफ दिस इज अवर सोसाइटीज इंस्पिरेशन, द गवर्नमेंट विल हैव टू enabled or empowered to take all the necessary steps to achieve this goal. In a country like South Africa, which had a deep history of racial discrimination, its new constitution had to enable the government to end racial discrimination. है ना? इसमें मतलब इसमें कहने का मतलब है कि अफ्रीका का है ना, गोरे वहाँ क्या है, वहाँ चलता था अपार्थेटिड में, जहाँ मतलब वो काला जो हब्सी लोग जिसको बोलते हैं वहाँ अफ्रीका में, जो काला लोग है उसको मतलब दबा के रखा जाता है. और तो वहाँ भी मतलब धीरे-धीरे खत्म हो गया है. जैसे आप नेल्सन मंडेला के बारे में सुने ही होंगे. वो बहुत दिन तक जेल में रहे, लड़ाई लड़े और जाके ये सब डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया है ना, मोर पॉजिटिवली. संविधान मोर पॉजिटिवली, कॉन्स्टिट्यूशन में इंसाइड इन द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी है ना. एक सोसाइटी कैसा होना चाहिए, एस्पिरेशन मीन्स मतलब कैसा होना चाहिए. द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल, थॉट दैट each individual in a society should have all that is necessary for them to lead a life of minimal dignity and social respect, मिनिमम मटेरियल वेल बीइंग है ना. ये आप ध्यान में रखिएगा. ये क्वेश्चन जैसे है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले हैं वो सब ये सब ध्यान में रख के बनाए थॉट दैट each individual in a society should have all that is necessary for them to lead a life of minimal dignity and social self-respect, minimal material well-being, education. The Indian Constitution enabled the government to take positive welfare measures, some of which are legally enforceable. है ना. इस पॉजिटिव लेने का मतलब ये आप समझ में आ गया कि मतलब कोई पॉजिटिव पॉजिटिव में उसमें फॉर्सिबल, लीगली फॉर्सिबल है कि गवर्नमेंट कानून बना के. लीगली फॉर्सिबल का मतलब क्या होता है? लीगली फॉर्सिबल का मतलब क्या होता है? लीगली फॉर्सिबल का ये मतलब होता है कि गवर्नमेंट द्वारा कानून बना के उसको लागू करे, है ना, वो लीगली फॉर्सिबल होता है. एज वी गो ऑन स्टडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी शैल find that such enabling provision have the support of the preamble to our constitution. Preamble of the constitution. And this provision are found in the section of fundamental rights. The DPSP, the directive principle of state policy, also enjoin government to fulfill certain aspiration of the people. तो यहाँ तक फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या है? द फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान इज टू enable the government to fulfill the aspiration of a society and create a condition for a just society. तो यहाँ तक है ना. अब यहाँ देखते हैं what does it take to write nice things in the constitution. What is the point in writing down lofty aspiration and a goal it cannot be changed. तो ये है enabling provision of the constitution. ये देखते हैं, है ना, ये देखते हैं, आप इसको देखते हैं. Constitutions are not only rules and regulation controlling the power of the government. Constitution ना only rules and regulation नहीं है जो कि controlling government, they also gives power to the government for pursuing collective goods of the society, है ना. Constitution और एक बहुत ही बढ़िया से लिखा हुआ मेंस में इसमें इस तरह का यूज हम कर सकते हैं ना मेंस में. Constitution are not only rules and regulation controlling the power of the government. ये खाली रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है जो कि गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करता है. दे ऑल्सो गिव पावर, और ये गवर्नमेंट को पावर भी देता है जो कि मतलब परसुइंग कलेक्टिव गवर्नमेंट फॉर परसुइंग कलेक्टिव गुड ऑफ द सोसाइटी, है ना. ये
पावर भी देता है कि आप ऐसा काम कीजिए जो समाज के लिए बेहतर हो, है ना? ऐसा भी उसको पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा पार्लियामेंट को कि गवर्नमेंट को कि आप ये पॉजिटिव स्टेप ले सकते। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका असाइन मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द गवर्नमेंट, है ना? ये साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन है। इट वांट्स द गवर्नमेंट टू टेक मेजर टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ नेचर, make efforts to protect persons or groups subjected to unfair discriminations, and provides that the government must progressively ensure adequate housing to all, health care etc, है ना? ये संविधान जो है ना अफ्रीका में जो संविधान बना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसमें बहुत सारा चीज़ मतलब प्रोवाइड किया है। जैसे बोला कि आप जो है, जो नेचर को कंज़र्व कीजिए, ठीक है? उस मतलब उस ग्रुप या उस सब्जेक्ट के उस पर्सन पे आप मतलब लॉ एंड ऑर्डर बनाइए जिसमें अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन जिसको जिस सोसाइटी में जिस ग्रुप का भेदभाव जिसका भेदभाव हो। एंड ये भी है गवर्नमेंट ये भी मतलब बोला कि अ, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन पावर दिया गवर्नमेंट को कि आप ये भी इंश्योर किया कि सभी को घर मिलना चाहिए, सभी को हेल्थ केयर मिलना चाहिए, है ना ये? In the case of Indonesia also, the government is enjoined to establish and conduct national education system, है ना? ये इंडोनेशिया में बताया गया कि ऐसा भी मतलब है ना नेशनल ये enjoined to establish and conduct national education system. The Indonesian constitution ensure that the poor and destitute children will be looked after by the government, है ना? मतलब इंडोनेशिया का संविधान ऐसा भी बनाया गया है कि जिसमें इंश्योर कर रहा है कि जो पुअर है, जो डेस्टिट्यूट मतलब मारा फिर रहा मतलब बेकार मतलब बेघर हो गया ये सब है ना, ये सब का ये गवर्नमेंट द्वारा देखा जाएगा, है ना? तो ऐसे-ऐसे दो साउथ अफ्रीका के बारे में आप पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न किया गया है ना? पॉज़िटिव कि आपको गवर्नमेंट को इस पे नियम बनाना ही बनाना है ना? इंडोनेशिया में आप देख लीजिए कि एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा कर दिया है ना? और जाके पुअर हो गया या जो डेस्टिट्यूट जो है मतलब बेघर हो गया जो घर से कोई घर नहीं है, कोई द्वार नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट ही उसको देखभाल करेगा। ये गवर्नमेंट बच्चा जो है उसका फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल, है ना? अगर फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल कोई आदमी का फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या होना चाहिए, है ना? फाइनली एंड परहैप्स इवन मोस्ट इम्पोर्टेंटली ए कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल, है ना? कोई भी इंसान का मतलब फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या होना चाहिए, उसका हैसियत क्या है, किस तरह का वो जी सकता है, किस तरह रह सकता है, कहाँ उसका सिटीज़नशिप है, तो ये इसके बारे में बात कर रहा है। दिस मीन्स दैट दिस मीन्स द पीपल एज़ ए कलेक्टिव एंटिटी come into being only through the basic constitution, है ना? It is a by agreeing to a ये भी ध्यान रखने वाली बात है, by agreeing to a basic set of norms about how one should be governed and who should be governed, that one form as a collective identity। इसको ध्यान में रखिए, ये पूछा जाता है ना? इसको ध्यान में रखना है। One has many set of identity that exist prior to the constitution, but by agreeing to certain basic norms and principle, one constitutes one's basic political entity। सेकंड ये अगर कुछ बेसिक नॉर्म्स होता है उसी का। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स आर द ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क within which one pursues individual aspiration, goals, and freedom। The Constitution set authoritative constraints upon what one may or may not do। And ये ध्यान में रखना है आपको। The Constitution set authoritative constraint upon what one may or may not do।
It define the fundamental values that we may not trespass, है ना? ये सब फंडामेंटल ये सब कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर सकता है, आप मतलब इसको तोड़ नहीं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव वन ए मॉरल आइडेंटिटी, है ना? थर्ड, इसीलिए एक मॉरल आइडेंटिटी भी ये देती है, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है? थर्ड एंड द फाइनली, it may be the case that many basic political and moral values are now shared across different constitutional traditions. यहाँ तक देख लें। If one look at constitution around the world, they differ in many respects. In the form of government, they enjoy in many procedural detail, but they also share a good deal. Most modern constitutions create a form of government that is democratic in some respect and must claim to protect certain basic rights. ठीक है, यहाँ अब मॉडर्न में आ गया है ना, तो इसमें डेमोक्रेटिक वे में बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। बट कॉन्स्टिट्यूशंस आर डिफरेंट इन द वे दे embody conception of natural identity, and most nations are an amalgamation of a complex set of historical tradition. They weave together the diverse group that reside within the nation in different ways. ठीक है, यहाँ तो आप देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल जर्मन identity was a constituted by the being ethnically जर्मन। इसमें मतलब आइडेंटिटी किसका मतलब जर्मन है तभी भाई, एथिकली वहाँ का अगर है जर्मन है तो ठीक है, तो आपका आइडेंटिटी है, नहीं तो नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव एक्सप्रेशन टू दिस आइडेंटिटी, है ना? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड डज नॉट मेक एथनिक आइडेंटिटी ए क्राइटेरिया फॉर सिटीजन। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, ये ध्यान में रखना। आपको ये नहीं गया कि आप इंडियन ही हैं तो आपको इंडियन सिटीजन मिलेगा, ये नहीं बोला गया है ना। Different nation embody different conception of what the relationship between the different region of a nation and the central government should be. This relationship constitute the national identity of a country. ठीक है, आगे चलते। कहने का मतलब ये है कि इसमें अलग, आप अमेरिका में देखिए, अमेरिका में दो तरह का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब दो तरह का है आइडेंटिटी। एक तो आपका स्टेट होगा, एक सेंट्रल लेवल पे, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, एक ही है यहाँ, है ना? तो ये चेक योर प्रोग्रेस। Here are some provision of the Indian Constitution and other constitution. For each of this right the function that this provision perform. The government cannot order any citizen to follow or not to follow religion. Limitation on the power of the government है। The government cannot order, है ना, ये नहीं कर सकता order. The government must try to reduce inequality in income and wealth. इसके बारे में आप देखिए, आप लोग comment कीजिए, बताए। The president has the power to appoint the prime minister, है ना, ये देखिए। The constitution is the supreme law that everyone has to obey, है ना, ये भी आपको देखना है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये होगा, है ना। इंडियन सिटीजन इज नॉट लिमिटेड टू पीपल ऑफ एनी रेस कास्ट, है ना। तो आप लोग ये देखिएगा, ठीक है, ये प्रोग्रेस के बारे में। Authority of a constitution, we have outlined some of the function a constitution perform, है ना। आप हम लोग 4 को देखे हैं ना कि ये फंक्शन करता है, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है, मतलब ये परफॉर्म करता है। दिस फंक्शन एक्सप्लेन व्हाई मोस्ट सोसाइटी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, है। इसीलिए ये बताया गया है कि हम मतलब बहुत से मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ल्ड कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए, है ना, तो वो ये बताया गया, ये सब फंक्शन। बट देयर आर 3 फर्दर क्वेश्चंस वी कैन आस्क अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। 3 वो और जो है हम सवाल कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। अभी तक तो सवाल ही कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? ये क्या करता है? काहे को ज़रूरी है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन भाई? हम ऐसे ही जिएँगे तो क्या घाटा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सब बताया गया। लेकिन अब हम समझ गए हैं कि क्या-क्या है ना, गवर्नमेंट को का मतलब बनाता है ना कॉन्स्टिट्यूशन, उसको लिमिट भी करता है, गवर्नमेंट को पावर भी देती है, उसमें पावर पावर भी कम करता है। तो ये सब 3 वो ये है कॉन्स्टिट्यूशन का। एक और देखते हैं, 3 क्वेश्चन और पूछा गया है। व्हाट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? हाउ इफेक्टिव इफ़ ए कॉन्स्टिट्यूशन?
है ना? सबसे और 3 गो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? ये इफ़ेक्टिव कब होगा? अगर एक है ना? इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट? क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक जस्ट है? क्या ये जस्टिफिकेशन करता है अगर अनफ़ेयर हो रहा है तो? तो ये 3 क्वेश्चन हैं। इन मोस्ट कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए आप ये 3 गो है ना? ये ध्यान में रखिए ये उसको पढ़ना है ना? अब बहुत सारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है ना? एक दैट कंप्राइज़ेज़ ए नंबर ऑफ आर्टिकल अबाउट द स्टेट स्पेसिफाइंग हाउ द स्टेट इज़ टू बी कन constituted and what norms is it should follow है ना? ये कहता है कि कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है, बहुत सारा कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है और उसमें बहुत सारा आर्टिकल है जो कि स्टेट को गवर्न करता है और उसमें ये भी गया है ये भी बताया कि कौन-सा स्टेट को कैसे बनाएँगे और कैसे उसको चलाएँगे। व्हेन वी आस्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, वी आर यूजुअली रेफरिंग टू दिस डॉक्यूमेंट है ना? आगे चलते हैं। बट सम कंट्री द यूनाइटेड किंगडम फॉर इंस्टेंट है ना? यूनाइटेड किंगडम अब बहुत सारा कंट्री में डॉक्यूमेंट कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है, लेकिन यहाँ जो है ना अ, आपका जो है यूके में डू नॉट हैव वन सिंगल डॉक्यूमेंट दैट कैन बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। यूके में क डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर क्वेश्चन पीटी में पूछ दिया है कहीं भी है ना, आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि रिटेन डॉक्यूमेंट और नॉन रिटेन है ना? इंडियन क्या है रिटेन डॉक्यूमेंट है, एक किताब है यहाँ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का लेकिन यूके में नहीं है ये है ना? रादर दे हैव ए सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डिसीज़न दैट है ना? ये सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट एक है और इसमें बनाया गया है, जैसे-जैसे बनता है उसको लिखा जाए। टेक कलेक्टिवली आर रेफर टू एज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन उसी को बोला है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बोल सो वी कैन से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ दैट सीक टू परफॉर्म द फंक्शन दैट वी मेंशन्ड अबव है। ये समझ में आया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है ना? यहाँ देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्या है? संविधान इज़ द डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट सीक टू परफॉर्म द फंक्शन दैट वी मेंशन्ड अबव है ना? क्या-क्या 4 गो जो हम पहले ऊपर में पढ़ चुके हैं, तो उसको वही मेंशन जो किया हुआ है, उसी को हम संविधान बोलते हैं, ठीक है? 4 गो में क्या हो ज आप तो पढ़ ही लिए हैं, 4 ऊपर में तो बताए गए हैं, तो आप लोग लिखिएगा फिर ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है? But many constitutions around the world exist only on paper. They are mere word existing on a parchment. The crucial question is how effective is a constitution? अब तो बना दिए, एक डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक डॉक्यूमेंट है जो कि परफ़ॉर्म करता है बहुत सारे चीज़ जैसे लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट का हो गया, पॉज़िटिव गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को पावर देना, पावर लेना, है ना? तो ये सब सारा चीज़ें हैं, लेकिन अब हो गया क्या इफ़ेक्टिव तरीके से ये काम करेगा या नहीं करेगा? कैसे काम करेगा ये यही सब क्वेश्चन पर व्हाट मेक इट इफेक्टिव? व्हाट इंश्योर दैट इट हैज़ ए रियल इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल? क्या इफेक्टिव होगा? इफेक्टिव होगा क्या इम्पैक्ट जो जनरल पीपल आदमी है, इंसान वाला है, तो उसपे इम्पैक्ट पड़ेगा? मेकिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर। एक चीज़ पे नहीं है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अगर इफ़ेक्टिव बनाना है, अगर आदमी उसका फ़ॉलो करे, तो उसमें एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है ना? आगे देखते हैं किस पे डि मोड ऑफ प्रोमल्गेमेशन है ना? ये समझ गए? दिस रिफर टू हाउ ए कॉन्स्टिट्यूशन कम इंटू बीइंग है ना? Mode of promulgation. This refers to how a constitution come into being. Who crafted the constitution and how much authority did they have? है ना? इसमें कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे? प्रोमल मोड ऑफ प्रोमल्गेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे? कैसे इसको क्राफ्ट किया गया? कौन-सा अधिकारी इसको बनाया? In many country constitution remain defunct 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 because they are crafted by military leader or leaders who are not popular and do not have the ability to carry the people with them है ना? बहुत सारा कंट्री का जो है ना
कॉन्स्टिट्यूशन संविधान खत्म हो गया। खत्म होने का रीज़न है कि वहाँ का जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का जो संविधान का जो बनाया गया था वो मिलिट्री लीडर्स कहीं न कहीं मिलिट्री लीडर्स बनाया गया था, या तो ऐसे लीडर द्वारा बनाया गया जो जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं था, तो वो 1 साल, 2 साल, 3 साल में खत्म हो गया, है ना? आप एग्ज़ाम्पल में देख लीजिए म्यांमार, है ना? बेस्ट एग्ज़ाम्पल। द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर constitution which were created in the aftermath myth of पॉपुलर नेशनल मूवमेंट। अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया लेकिन आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप झेले नहीं हुए हैं, उस दौर से गुज़रे नहीं हुए और ऐसे ही बना दिया, तो आपका तो फेल होगा ही। हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन या तो आप मान लीजिए साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लीजिए, इसमें जो है ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने से पहले बहुत सारा मूवमेंट हुआ है ना। हम जैसे ब्रिटिश से लड़े 200 साल मतलब 200 साल मतलब 200 साल राज किया ब्रिटिश यहाँ। लेकिन उससे पहले मतलब जैसे उससे पहले हम बहुत सारे मूवमेंट चलाए हैं, मूवमेंट चलाए तो उससे एक्सपीरियंस हुआ, नेता हमारे लीडर है, बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ उसको कि क्या हमारे सोसाइटी में कैसे मास मूवमेंट होता है, कैसे कैसे आदमी तुरंत बिखर जाता है। तो उस तरह का एक्सपीरियंस हुआ तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन बना अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है ना? और बहुत ही अच्छा है, हमारे डाइवर्सिटी को संजो करके रखा है, एकजुट करके रखा है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? Although India's constitution was formally created by a constituent assembly between December 1946 and November 1949, है ना? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया गया था और ये लगभग आप बोल सकते हैं दिसंबर सता 48 है ना पहुँचा, 2.5 साल से 3 साल के आस-पास लगा था, है ना? 3 साल के आस-पास मान के चलिए कि लगा था ये कॉन्स्टिट्यूशन। यूपीएससी में इस बार का क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ये ड्राफ्ट जो किया गया है, तो क्या मतलब था उसका, है ना? 94 ये 26 जनवरी 1949 में जो बनाया गया था, छब्बीस जो कि मतलब संविधान दिवस मनाते हैं, उस दिन क्या हुआ था? ये 2023 में यूपीएससी प्री में पूछा हुआ है क्वेश्चन, है ना? तो उस दिन यही है तो ड्राफ्ट बन के कंप्लीट हो गया था, है ना? तो ये है। It drew it drew upon a long history of the nationalist movement that had a remarkable ability to take along different section of the Indian society together. The constitution drew enormous legitimacy fact fact that it was drawn up by people who enjoyed immense public credibility, who had a capacity to negotiate and command the respect of wide cross section of the society, है ना? ऐसे नहीं कि एक अनपॉपुलर लीडर बना दे और वो कंसेशन चले, नहीं। जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, है ना? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना? ये सब सारा एक प्रोमिनेंट लीडर थे, है ना? इसका मास में जो है मास मतलब इसे सोसाइटी में इसका एक वर्चस्व था, है ना? तो ये बनाया और वो एक्सपीरियंस बनाए तो ऐसे नहीं है कि 35-40 साल की एज था और वो बना दिए, ऐसे नहीं, वो सब वेल एक्सपीरियंस्ड आदमी है ना? जिसको वो समझते थे कि हमारे सोसाइटी कैसे एक-दूसरे से मिल-जुल के रहे, तो उसी तरह हम बनाए, है ना? तो वही कहे हू हैड द कैपेसिटी टू नेगोशिएट एंड कमांड द रिस्पेक्ट, ये समझ में आ गया यहाँ तक, एंड हू आर एबल टू कन्विंस द पीपल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द एग्रेंडाइज़मेंट ऑफ देयर पर्सनल पावर, है ना? वो सारा चीज़ समझाया कि ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन बना दिए तो सारा पावर मेरे ही हाथ में आ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना? जैसे ब्रिटिश लोग करते थे कि सारा पावर एक पे मतलब रानी है ना? क्वीन पे है, तो ऐसा नहीं है। द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट द ब्रॉड नेशनल कॉन्सेंसस एट द टाइम, है ना? तो ये बहुत सारा चीज़ दिखाया ये है। सम कंट्री हैव सब्जेक्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू फ्लेज्ड रेफरेंडम, है ना? बहुत सारा कंट्री क्या किया कि रेफरेंडम करवा दिया, वेयर ऑल पीपल वोट ऑन द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज़ नेवर सब्जेक्ट टू
such a referendum, ठीक है? But nevertheless carried out enormous public authority because it had the consensus and backing of leaders who were themselves popular है। आगे चलते हैं। Although the constitution itself was not subject to referendum, the people adopted it as their own by the abiding by its provision. Therefore, the authority of people who enact the constitution help determine in part its prospect of success है ना। तो ये constitution आम आदमी द्वारा ये भी आदमी ही द्वारा बना है। The substantive provision of a constitution, it is the hallmark of successful constitution that it give us everyone in a society some reason to go along with its provision. डिबेट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल, अभी तो नेपाल में जो बनाया गया था वो उसके बारे में डिबेट है, तो इसमें ये दिया हुआ है इतना, है ना? 2000 मतलब फाइनली 2000 में इतना आया, तो ये सब है। दैट फॉर इंस्टेंट अलाउ परमानेंट मेजोरिटी टू ऑपरेस माइनॉरिटी group within a society would give minority no reason to go along with the provision of the constitution है ना? ऐसा नहीं है कि constitution बना कि नहीं जो बड़ा मेजोरिटी में है वो माइनॉरिटी को हमेशा ऑपरेस करता है, नहीं ऐसा नहीं बना। और a constitution that systematically privileged some member at the expense of other, ऐसा भी नहीं बनाया गया है कि मतलब सब मेंबर को एक स्पेशल प्रिविलेज मिले और बाकी को स्मॉल ग्रुप पे वो दूसरे को नहीं मिले, वुड सीज टू कमांड एलिगेंस है ना? ऐसा ऐसा भी नहीं बनाया गया। इफ एनी ग्रुप फील देयर आइडेंटिटी इज बीइंग स्टिफल्ड, ऐसे कोई कोई ग्रुप उसको लगे कि मेरा आइडेंटिटी कहीं न कहीं खो रहा है, दे विल हैव नो रीज़न टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसी इस तरह का अगर लगे किसी को तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन पे धीरे-धीरे भरोसा ही उसका हट जाएगा। नो कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ अचीव परफेक्ट जस्टिस है ना? कोई कॉन्स्टिट्यूशन 100% परफेक्ट, बट इट हैज़ टू कन्विंस पीपल that it provides the framework for pursuing basic justice है ना? लेकिन 100% तो नहीं होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये करता है कि बेसिक जस्टिस को वो अबाइड होना चाहिए, है ना? नो कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ अचीव परफेक्ट जस्टिस, बट इट हैज़ टू कन्विंस पीपल दैट इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर परस्यूइंग बेसिक जस्टिस। Do this do this thought experiment. Ask yourself this question: what would be the content of some basic rules in the society such that they gave everyone a reason to go along with them, है ना? ये कहा गया है। The more a constitution preserve the freedom and equality of all its member, ये कहता है कि फ्रीडम और इक्वलिटी इट्स मेंबर जितना भी सोसाइटी में उसका प्रिजर्व करता है, द मोर लाइकली इट इट इज टू बी सक्सीड। डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली स्पीकिंग गिव everyone a reason to go along with its broad outline? After studying this book, one should be able to answer this question in a affirmative balance। ये आपको देखना है। Balanced institution design है ना? Constitution are often to subverted not by people but by a small group who wish to enhance their own power। ये कहता है कि है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को कोई ऐसा ग्रुप बन जाए, कोई गवर्नमेंट में आ जाए, उसको अलग कर दे, है ना? उसको मतलब जो है ना चेंज कर दे, तो ऐसा भी ये है। वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन fragment power in society intelligently so that no single group can subvert the constitution। कोई single group इसको change नहीं कर सकता है। One way of such an intelligent design of the constitution is to ensure that no single institution acquiring monopoly of power। ऐसा बनाया गया हमारे constitution के single सिंगल इंस्टीट्यूशन को उसको पावर ही उतना नहीं मिलेगा ना। दिस इज़ ऑफ़न डन बाय द फ्रैगमेंटिंग पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है ना? ये अलग-अलग इंस्टीट्यूशन को अलग-अलग पावर दिया है। चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट है। दिस इज़ ऑफ़न डन बाय द फैट, ठीक है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्ज़ाम्पल हॉरिज़ॉन्टली फ्रैगमेंटेड है ना? हॉरिज़ॉन्टली फ्रैगमेंट्स है ना? पावर अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक द, ये याद रखने वाले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना हॉरिज़ॉन्टली फ्रैगमेंटेड है ना, फ्रैगमेंटेड है, ये ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है?
लाइक द लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी एंड इवन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक इलेक्शन कमीशन. This ensure that even if one institution want to subvert the constitution, other can check its transgression. And an intelligent system of check and balance has facilitated the success of Indian constitution. अभी यही तो रीजन है ना. कौन नहीं चाहता है कि हम हमेशा के लिए पावर का है? कौन हर हर कोई चाहता है कि हम हमेशा पावर में बने रहें, है ना? तो इसको चेक एंड बैलेंस के लिए अलग-अलग इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, उसको पावर दिया गया है, ताकि ऐसा कोई सबवर्ट नहीं कर सके, है ना? कि चेंज कर दे और बोलेगा नहीं हम डिक्टेटरशिप बन गया, हमारा हमेशा के लिए पावर रहेगा, है ना? तो ऐसे नहीं होगा. Another important aspect of intelligent institution design is that the constitution must strike the right balance between certain values, norms, and procedure as authoritative, and at the same time allow enough flexibility in its operation to adapt to changing needs and circumstances. Too rigid a constitution is likely to break under the weight of change, है ना? अगर यहाँ देखिए इसमें आपको ये देखना है ना, इसमें देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ इसमें आप ये है ना, सेम टाइम अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स ऑपरेशन टू अडॉप्ट चेंजिंग नीड्स, ये आपको देखना है. Constitution must strike the right balance between the certain values, norms, and procedures as authoritative, and at the same time, ये आपको देखना है ना, at the same time allow enough flexibility in its operation to adapt to changing needs and circumstances. ऐसा कोई नहीं है कि 20 साल 1950 में जो कानून बना दिए आज वो रेलिवेंस है, ऐसा नहीं है. आप उसको चेंज कर सकते हैं, है ना? तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड किया गया है ना. रिजिड भी नहीं है जो कि मतलब उसमें वेट डालेंगे तो वो टूट जाए. ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ऑन द अदर हैंड too flexible will give to no security hand, है ना? Too flexible which will give no security, predictability or identity to a people, है ना? यहाँ देखिए, यहाँ a constitution that is on the other hand and too flexible, ये समझ गए हैं. Successful constitution strike the right balance between preserving core values and adapting them to new circumstances. ये आपको रखना है. एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन वही हो सकता है, एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन वही हो सकता है जो राइट बैलेंस ऊपर जो कोर वैल्यू को प्रिजर्व करके रखे और जो नया आने वाला है, जो मॉडर्निटी को भी वो एक्सेप्ट करे, है ना? यू विल नोटिस द विजडम ऑफ ए मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द चैप्टर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, है ना? आप ये देखे ही होंगे. इसका कहने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट कैसा कर रहा है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह एक्ट कर रहा है ना? जो चेंजेबल है, जो हाँ जहाँ फ्लेक्सिबल है, जहाँ ज़रूरत है उसको चेंज कर सकते हैं. तो ये एक लिविंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, है ना? लिविंग डॉक्यूमेंट का कहने का मतलब यही है जो कोर वैल्यू को प्रिजर्व करे, है ना? और एडॉप्ट करे वो, है ना? एडॉप्टिंग देम टू ए न्यू सर्कमस्टेंसेस, है ना? जो नया कहीं अगर ऐसे जैसे आप देखिए, पहले अगर बोला जाता था कि सेम सेक्स, है ना? आप जो सुप्रीम कोर्ट का है ट्रांसजेंडर, कितना गलत माना जाता था, है ना? कि अरे ट्रांसजेंडर है, उसको घर से निकाल दिया, ये किया, वो किया, बहुत उसको उसको क्या टॉर्चर किया जाता था, है ना? तो अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक यही तो लिविंग डॉक्यूमेंट का एग्जांपल है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको घोषित कर दिया कि नहीं, ये थर्ड जेंडर है, इसको भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए, इसको भी गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत है, ये भी एक इंसान है ना? तो इसमें जो वो बना है, वो उसका कोई गलती नहीं है, उसको सारा मतलब जो सारा राइट्स मिलना चाहिए, तो ये दिया है. तो यही इसी इसी वजह से हम बोलते हैं ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है. तो यहाँ तक आप समझे, है ना? By striking a balance between the possibility to change the provision and the limit on such a change,
The constitution has ensured that it will survive as a document respecting by people, है ना? ऐसा है कि इसमें स्ट्राइक बैलेंस, इसमें क्या क्या बैलेंस है कि चेंज हो सकता है, और चेंज होने का कहाँ अगर ज़्यादा चेंज है उसको भी, उसमें भी लिमिट डाल सकता है। इसलिए तो आदमी इसको रिस्पेक्ट, कैसे रिस्पेक्ट करना है, आदमी इसलिए तो रिस्पेक्ट करता है। दिस अरेंजमेंट आल्सो श्योर्स दैट नो सेक्शन और ग्रुप कैन ऑन ऑन इट्स ओन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक पार्टिकुलर रिलीजियस वाला इसको चेंज कर दे, ऐसा भी कॉन्स्टिट्यूशन हम नहीं बनाए हैं। देयरफॉर इट्स डिटरमाइन वेदर ए कॉन्स्टिट्यूशन हैव अथॉरिटी। यू कैन आस्क yourself the question, were the people who enacted the constitution credible? This question will answer in the remaining part of this chapter. And secondly, अब आगे, secondly, did the constitution ensure that the power of the intelligently organized so that it was not easy for any group to subvert the constitution? अब आ गया, जैसे अभी कहता है, जैसे मतलब होता है ना कि कोई पार्टिकुलर रिलीजन वाला आ गया, ठीक है? जैसे मान लीजिए हिंदू मेजॉरिटी है, सपोज दैट, है ना? इसमें, है ना? हिंदू मेजॉरिटी वाला, तो क्या वो पावर में आ गया, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है? तो उसी का आंसर ये है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, डज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरीवन सम रीजन टू गो अलोंग विद इट? मोस्ट ऑफ दिस बुक इज अबाउट दिस क्वेश्चन। ऑल्सो इन द Also in the constitution, the locus of the people hope. Also is the constitution the locus of the people's hopes and aspiration. Constitution hopes है और aspiration है. The ability of the constitution to command voluntary allegation of the people depends to a certain extent upon whether the constitution is just. What are the principle of justice underlying the Indian constitution? The last chapter of this will answer this question, है ना? ये लास्ट पहला यूनिट का लास्ट है। हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड? क्वेश्चन किया हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना भाई, कैसे बना दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? लेट अस फाइंड आउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। फॉर्मली, the constitution was made by the Constituent Assembly, which had been elected for undivided India. It held its first sitting on 9 December 1946 and reassembled as a constituent assembly for divided India on 14 August 1947. Its members were elected by the indirect election by the member of the provincial assembly that had been established. ये भी ध्यान रखने वाली बात है आपको, है ना? यहाँ समझने वाली बात है कि ये मेंबर जो था, है ना? ये मेंबर, यहाँ जो मेंबर है आपका, इट्स मेंबर, आप ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो मेंबर होगा, है ना? इट्स मेंबर वेयर इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट election by the member of the provincial legislative assembly that has been established in 1935. The Constituent Assembly was composed roughly along the line suggested by the plan proposed by the committee of the British cabinet, now as the cabinet mission according to this plan, है ना? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया गया था। कौन बनाया भाई? ये ब्रिटिश कैबिनेट द्वारा पास किया गया था। कैबिनेट मिशन भेजा गया था इंडिया में और उसी द्वारा ये प्लान बनाया गया था। इसमें क्या है ये अगर बनाया, इच प्रोविंस एंड इच प्रिंसली स्टेट और ग्रुप्स ऑफ स्टेट वेयर allotted seat proportional to their representative population roughly in the ratio। एक होगा आपका कितना में, आपका हो जाएगा 10 लाख में, ठीक है? एक रिप्रेजेंटेटिव होगा 10 लाख में। एज ए रिजल्ट द प्रोविंस दैट वर अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल्स वेर टू elect 292 members while the प्रोविंस में जो था, है ना, इन प्रोविंस है ना, आप प्रोविंस में कितना आपका चुन के आया 292, है ना? और जबकि प्रिंसली स्टेट है और मिनिमम 93 सीट, मतलब इसको एलोकेट कर दिया गया, ठीक है? इसमें यहाँ ध्यान में रखना है। तो आपका इतना हो गया।
The seat in each province were distributed among the 3 main communities, है ना? अब यहाँ आ गया कि प्रोविंस में सीट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? 3 गो 3 जो है तो मेन मेन कम्युनिटी है, मुस्लिम हो गया, सिख्स हो गया इन जनरल, इन द प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, है ना? Member of each community in the province legislative assembly elected their own representative by the method of proportional representation with single transferable vote. अब यहाँ आ गया, है ना? तीन तीन को बांटा गया, जनरल हो गया, मुस्लिम्स हो गया, सिख्स हो गया ना, 3 को बांट दिया। और इसमें जो प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन कितना कितना है उसी हिसाब से सीट भी बांट दिया गया है, ठीक है? और बांटने के बाद क्या किया, मेंबर ऑफ द ईच कम्युनिटी इन द प्रोव अब मेंबर, अब जैसे मुस्लिम का हो गया, सिख का हो गया, हिंदू का जनरल हिंदू में आ गया है ना, जनरल का हो गया। अब एक मेंबर में कितना मतलब होना चाहिए पॉपुलेशन, उसी हिसाब से एक रिप्रेजेंटेटिव दे दिया है ना, और उसको वो इलेक्शन के द्वारा जीता गया। द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट वाज टू बी डिटरमाइंड बाय कंसल्टेशन, है ना? ऐसा नहीं है कि प्रिंसली स्टेट जहाँ वहाँ राजा होता था ना यार, तो राजा होता था वो उससे कंसल्ट होके वहाँ कौन नॉमिनेट करेगा वो राजा को, राजा कौन किसको नॉमिनेट करेगा उससे कंसल्ट होता है। तो ये आपका हो गया एन आर्टिकल ऑफ फेथ मच बिफोर द constituent assembly finally come into being. The demand for such an assembly had already been made. This was echoed by Dr. Rajendra Prasad in this first address as the chairman of the Constituent Assembly of India 9 दिसंबर 1946 को। पहला हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो मेंबर था, मतलब चेयरमैन पहला जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना? Rajendra Prasad quotes Mahatma Gandhi that Swaraj would means wishes of the people as expressed through their fairly chosen representative. He said, स्वराज, है ना? जो कि स्वराज के बारे में बात कर आदमी द्वारा एक रिप्रेजेंटेटिव चुना गया है ना, जो अपने विल से चुना गया और इसको भेजा गया है। The idea of a constituent assembly had come to be prevail largely as an article of faith in almost all the politically minded classes in the country, है ना? ये कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने का मेन रीज़न है कि आदमी को फेथ था ना, विश्वास था कि आप जो हमारे लिए ये बुजुर्ग लोग करेंगे वो बेहतर ही करेंगे, है ना? इसलिए उसको चुन करके भेजा गया है। द प्रीवियस सेक्शन discusses the three factors that make constitution effective and respectable. How far does the Indian constitution pass this test? अब यहाँ देख, composition of the Constituent Assembly as as a consequences of the partition under Plan 3, under the plan of 3 June 1947, those members who were elected from the territory which fell under Pakistan ceased to be a member of the Constitution. अब डिवाइड कंट्री डिवाइड हो गई है ना, कंट्री डिवाइड हो गया। अब जो मेंबर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो डिवाइड से पहले कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना था, तो वो डिवाइड होके पाकिस्तान चला गया, तो उसका मेंबर सीज हो गया। द नंबर्स इन द असेंबली वेर रिड्यूस टू 299, 299, ऑफ विच 284 वेर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन और 26 नवंबर 1949 को एंड अपेंडेड their signature to the constitution as a finally passed, है ना? इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल जितना था उसको सीज्ड हो गया, अब टोटल बचा 299 बचा। उस दिन जो है ना 26 नवंबर जिसे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करके लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उसमें सिग्नेचर जो है ना 284 ही आदमी का है, और जाके आपका 13 आदमी का नहीं है इसमें जो पास कर। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दस फ्रेम्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द बैकड्रॉप ऑफ द हॉरेंडस वायलेंस दैट पार्टीशन अनलीज्ड ऑन द सबकॉन्टिनेंट। अरे बाप! जब पार्टीशन हो गया तो क्या क्या खून बहाया सारा, इतना खून बहने के बाद अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। बट इट इज़ ए tribute to the fortitude of the framer that they were not only able to draft a constitution under immense pressure,
but also learned the right lesson from the unimaginable violence that accompanied partition. ये भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो ये भी उसने महसूस किया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा से नहीं बनाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन फिर हो सकता है कंट्री डिवाइड हो और ये ब्लड फिर बहे, है ना? तो ये भी एक एक्सपीरियंस हुआ उसको, है ना? और अच्छा से ही इसलिए काम किए इस पे। बट ये तो समझ में आ गया, है ना? द कॉन्स्टिट्यूशन वाज़ कमिटेड टू ए न्यू कंसेप्शन ऑफ सिटिज़न। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये नया सिटीजन का कंसेप्शन लाया वेयर नॉट ओनली वुड माइनॉरिटी बी सिक्योर बट आल्सो बट रिलीजियस आइडेंटिटी वुड हैव नो बेयरिंग ऑन सिटीजन राइट्स। ये भी कहा गया है कि रिलीजन को भी तो करना ही है मतलब सिक्योर तो करना है, आइडेंटिटी उसका सहेज के रखना है। और इसमें कहा गया है कि कोई बार नहीं लगाएगा कि सिटीजन ये होगा, कि कोई क्राइटेरिया नहीं लगाएगा कि ये कितना साल का, मतलब कि प्रॉपर्टी के हिसाब से जेंडर बेस ये सब पे कोई मतलब वुमेन्स को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए राइट्स, है ना? सिटीज़नशिप तो ये सब मतलब कोई क्राइटेरिया कोई एज नहीं लगाया है ना, बेयरिंग नहीं ना। बट दिस अकाउंट ऑफ द कंपोज़िशन ऑफ द कंपोज़िशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन टचेस अपॉन ओनली द सरफेस ऑफ हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। Although the member of the assembly were not elected by the universal suffrage, ये याद रखना है। Although the members of the assembly were not elected by the universal suffrage, there was a serious attempt to make the assembly as a representative body. Members of all religions were given representation under the scheme described above. In addition, a, in addition, the assembly had 26 members from what were then known as the scheduled caste. ये ध्यान में रखना है ना? 26 member ही जो scheduled caste. In term of political parties, the Congress dominated the assembly, occupying as many as 82% of the seat in the assembly after the partition. 82% assembly में the member. Congress itself was such a diverse party that it managed to accommodate almost all sets of the opinion within it. तो यहाँ तक आप समझ में आ गया, है ना? Principle of deliverance. The authority of the Constitution Assembly does not come only from the fact that it was broadly, though not perfectly, representative. It comes from the procedure it adopted to frame the Constitution and the value its member brought to their deliverance. While in any assembly that claims to be representative, it is desirable that diverse section of a society participate. It is equally important that they participate not only as a representative of their own entity or community. Each member deliberated upon the constitution within the interest of the whole nation in mind. There were often disagreements amongst members, but few of these disagreements could be traced to members protecting their own interest. ये आप मतलब दिया हुआ है. There were legitimate difference of principle, and the difference were many. Should India adopt a centralized or decentralized system government? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया गया है. क्या इंडिया को सेंट्रलाइज्ड सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए या तो या डिसेंट्रलाइज्ड करना चाहिए? व्हाट शुड बी द रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर? ये भी क्वेश्चन किया गया है कि स्टेट और सेंटर के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए, ये भी हो गया. व्हाट शुड बी द पावर ऑफ द जुडिशरी? जुडिशरी का क्या पावर होना चाहिए, है ना? शुड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स? ये भी होना चाहिए. क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी राइट का प्रिजर्व करता है? Almost every issue that lie at the foundation of a modern state was discussed with great sophistication. Only one provision of the constitution was passed without virtually any debate. The introduction of, हाँ, इस पे मतलब ये ध्यान में
Only one provision of the constitution was passed without virtually any debate: the introduction of universal suffrage, meaning that यूनिवर्सल सफरेज का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ये होता है दैट ऑल सिटीजन रीचिंग ए सर्टेन एज वुड बी इंटाइटल्ड टू बी वोट रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन, जेंडर और इनकम। कहने यूनिवर्सल सफरेज का मतलब ये होता है कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया का, है ना, वो एक सर्टेन एज, जैसे 18 साल हो गया या 21 साल होने के बाद वो वोट देने के लिए वो रेडी, मतलब वोट देने के हक में, मतलब वोट दे सकता है। वो कोई भी कास्ट का हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, एजुकेशन भी कुछ हो या ना हो, कोई भी जेंडर हो सकता है, इनकम बेसिस ये नहीं मतलब मैटर करता है। सो वाइल द मेंबर फेल्ट नो नीड एट ऑल टू डिस्कस द इश्यू ऑफ हु शुड बी द राइट टू वोट, एवरी other matters was seriously discussed and debated, है ना? ये आप समझ गए हैं। Nothing can be a better testament to the democratic commitment of this assembly, है। Discussion एक बढ़िया होना चाहिए तो उसी हिसाब से हो। The constitution drew its authority from the fact that a member of the constitution assembly engaged in what one might call public reason. The members of the assembly placed a great emphasis on discussion and reason argument, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। दे डिड नॉट सिंपली एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट, ये ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब असेंबली में बैठा हुआ है और अपना इंटरेस्ट के लिए काम करे, ऐसा नहीं है। बट गिव प्रिंसिपल रीजन टू अदर मेंबर फॉर देयर पोजिशन, है ना, ये भी करना। दे वेरी एक्ट ऑफ गिविंग रीजन टू अदर मैक्स यू मूव अवे फ्रॉम सिंपली ए नैरो consideration of your own interest, because you have to give reason to others to make them go along with your viewpoint. Voluminous voluminous debates in the constituent assembly, where each clause of the constitution was subjected to scrutiny and debate, is a tribute to public reason at its best. These debates deserve to be memorialized as one of the most significant chapters in the history of the constitution making, equal in importance to French and American Revolution. ये तो आप समझ में आ गया कि कैसे किस तरह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हुआ, असेंबली में सारा मेंबर और कैसे डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, क्यों इसको अडॉप्ट करना है, नहीं करना है, तो वो सब सारा है ना। एडल्ट सफरेज के बारे में एक है जिसमें डिबेट नहीं हुआ, सारा बाकी बात सारा में डिबेट। प्रोसीजर के बारे में देखते हैं। द इम्पोर्टेंट ऑफ पब्लिक रीजन वाज एम्फेसाइज्ड इन द माउंटेन प्रोसीजर ऑफ द असेंबली एज वेल। The Constituent Assembly had 8 major committee on different subject। क्या प्रोसीजर है भाई, 8 मेजर कमिटी भी बनाया गया। यूजली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और अंबेडकर chaired this committee. These were not men who agreed with each others on many things, है ना। ये सब आदमी है, एक दूसरे पे क्या होता था, मतलब एक दूसरे पे डिबेट भी होता था कि नहीं, आप जैसे एक एक जैसे नेहरू जी कुछ बोल दिया है ना, तो सरदार पटेल उससे डिसएग्री करते थे, लेकिन वो नेशन बिल्डिंग में सब कंबाइन होता था, हमेशा उस पे प्रेफरेंस होता है। पर्सनली पर्सनली डिबेट हो, पर्सनली क्या हो सकता है, पर्सनली जो है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के जहाँ बात होता था वहाँ डिबेट। दिस वर नॉट मैन हु, है ये समझे। अंबेडकर हैड बीन ए बिटर क्रिटिक्स ऑफ कांग्रेस एंड गांधी। आप अंबेडकर, बी आर अंबेडकर का देखिए, बहुत ही तीखा क्रिटिक्स करता था कांग्रेस पे और गांधी, एक्यूजिंग देम ऑफ नॉट डूइंग एनफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। इस हमेशा उस पे क्या करता था, हमेशा उस पे ब्लेम करता है, बोलता था कि आप तो भाई शेड्यूल कास्ट पे काम ही नहीं किए, उसके अपलिफ्टमेंट पे काम ही नहीं किए, ये है वो है लन है फन है ना, आप तो कुछ करते ही नहीं। पटेल एंड नेहरू डिसएग्री ऑन मेनी इश्यूज, है ना। पटेल और नेहरू दो मतलब बहुत सारे इशू में हमेशा डिसएग्रीड, नेवरथलेस दे ऑल वर्क टुगेदर, है ना। इससे कुछ भी हो लेकिन वो हमेशा एक साथ मिलकर काम करते। ईच कमेटी यूजुअली ड्राफ्टेड particular provision of the constitution which were
then subjected to debate by the entire assembly. ठीक है, ये समझ गए। Usually an attempt was made to reach a consensus with the belief that provision agreed to by all would not be detrimental to any particular interest. Some provisions were subject to the vote, but in each instant, every single argument, query or a concern was responded to with a great care and in writing. The assembly met for 156 days. असेंबली कितना दिन मिला, ये भी ध्यान है, ये ध्यान में रखना है। 166 दिन, स्प्रेड ऑफ 2 मंथ्स और 2 ईयर, 2 साल और 11 मंथ ये चला। इट्स सेशन वेयर ओपन टू द प्रेस एंड पब्लिक अलाइक, है ना, सभी को अलाउ करता था प्रेस का। आइए भाई देखिए, अगर कुछ गलती है तो बताइए। इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई है मतलब इनहेरेंट मतलब जो है नेशनल मूवमेंट का उसमें, बट नो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सिंपल एज ए प्रोडक्ट ऑफ द असेंबली दैट प्रोसेसर इट एन असेंबली एज ए डाइवर्स as the constituent assembly of India could not have functioned if there were no background consensus on the main principles the constitution should answer. These principles were forged during the long struggle for freedom. In a way, the Constituent Assembly was giving concrete shape and form to the principles it had inherited from the nationalist movement. For decade proceedings, the promulgation of the Constitution, the nationalist movement had debated many questions that were relevant to making of the Constitution. The shape and the form of the government India should have, the values it should uphold, the inequality it should overcome. Answer posed in those debates were given their final form in the constitution. ये सब हमेशा मतलब अब वो तो गवर्नमेंट को ये सब हमेशा बात होती रहती थी ना, जैसे नेशनल मूवमेंट है तो डिमांड ये सब करते थे कि ये आपको जो है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ वैल्यू जो है उसको अपहोल्ड करना है, इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है, ये सब हमेशा बोलते थे। तो इससे जैसे नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो वो हमारे इनहेरेंट पार्ट हो गया ना, वो फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। परहैप्स द बेस्ट समरी ऑफ द प्रिंसिपल दैट द नेशनलिस्ट मूवमेंट ब्राउट टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली इज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, है ना, जो कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे objective resolution, the resolution that defined the aim of the assembly, moved by the Nehru in 1946 में है, 1946 में इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आया और असेंबली का क्या एम होना चाहिए ये डिफाइन किया। दिस रेजोल्यूशन इनकैप्सुलेटेड द एस्पिरेशन एंड द वैल्यू बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो रेजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया इसमें जो हमारा है ना, इसमें ये भी कहा कि हमारा एस्पिरेशन क्या होना चाहिए, वैल्यू क्या होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये सब शामिल किया गया कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट द प्रीवियस सेक्शन terms as a substantive provision of the constitution is inspired by and summed up by the values incorporated in the objective resolution. Based on this resolution, our constitution gave institutional expression to this fundamental commitment. क्या क्या दे, इक्वलिटी के बारे में दिया, लिबर्टी के बारे में, डेमोक्रेसी होना चाहिए, सॉवरेनिटी होना चाहिए एंड cosmopolitical identity. Thus, our constitution is not merely a maze of rules or procedure, but a moral commitment to establish a government that will fulfill the many promise that the nationalist movement held before the people. ये आपका हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में है ना, इनहेरेंट ये सब हमारा आया है ना। तो मेंस में अगर लिखते हैं कि मेंस में आया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनहेरेंटली नेशनलिस्ट मूवमेंट से क्या आया है, तो इसमें आप लिख सकते हैं बहुत सारा ये है, ये लिख ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ सकता है जिसमें बहुत बहुत सारा प्रोविज़न है जो कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया मेन पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, है ना।
इंडिया इज इंडिपेंडेंट। क्या था मेन पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है? इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन एंड रिपब्लिक। हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये इंडिया क्या है? इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन है और रिपब्लिक है। इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ एस्टवाइल ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी, इंडियन erstwhile British Indian territories, Indian state, and other part of outside British India and Indian state as are willing to be a part of Union. The territories forming the Union shall be autonomous unit and exercise all powers and function of the government and administration except those assigned to or vested in the union. तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। फिर all power and authority of sovereign and independent India and its constitution shall follow from the people, है ना? ये सब है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। all people of India shall be guaranteed and secured social, economic, political justice in inequality of status and opportunities and equality before law and fundamental freedoms of स्पीच हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, बिलीव हो गया, फेथ हो गया, वर्शिप हो गया, वैकेशन हो गया, एसोसिएशन हो गया, एक्शन हो गया, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मॉरलिटी। ठीक है। The minorities, backward and tribal area, depressed and other backward classes shall be provided adequate safeguard, है ना? माइनॉरिटी को ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिया गया है, लिया गया लिया गया कि इसमें जो माइनॉरिटी हो गया या बैकवर्ड एरिया वाला है, बैकवर्ड बैकवर्ड हो गया या ट्राइबल एरिया है या डिप्रेस्ड क्लास है या अदर बैकवर्ड क्लास है, सबको एक एडुकेट सेफगार्ड मिलना चाहिए। The territorial integrity of the republic and its sovereign right on land, sea, and air shall be maintained according to justice and law of civilized nation। एक कहता है कि इसमें इंडिया का इंटीग्रिटी और सॉवरेन हो गया, राइट ऑफ लैंड हो गया, सी हो गया, एयर का इस तरह मेंटेन करना चाहिए जो कि एक सिविलाइज्ड नेशन करता है ना, सिविलाइज्ड नेशन करता है। द लैंड वुड मेक full and willing contribution to the promotion of world peace and welfare of the mankind। ये सब आपका मेन पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये था। ठीक है। अब चलते हैं इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। ठीक ठीक है, यहाँ देखते हैं। द थर्ड फैक्टर इंश्योरिंग effectiveness of a constitution is a balanced arrangement of the arrangement of the institution of government। The basic principle is that government must be democratic and committed to the welfare of the people, है ना? अगर एक इफेक्टिवनेस कब होगा, एक गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इफेक्टिवनेस कब होगा? जब उसी टाइम होगा ना जब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो और पीपल के वेलफेयर के बारे में बात करते हो, तब होगा हमारे, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक इफेक्टिव होंगे। द कॉन्स्टिट्यूशंट असेंबली spend a lot of time on the evolving the right balance among the various institutions like the executive, legislature, and judiciary। This led to the adaptation of parliamentary form and the federal arrangement, which would distribute governmental power between legislature and the executive on the one hand and the between the state and the central government on the other hand। इसमें समझ में आ गया कि मतलब कैसे मतलब गवर्नमेंट का होना चाहिए, है ना? इसमें रिलेशनशिप बनाया गया है ना, रिलेशनशिप ये हो गया, जुडिशरी का क्या पावर होना चाहिए, लेजिस्लेचर का क्या है, एग्जीक्यूटिव का क्या होना चाहिए, एक हो गया, और सेंटर और स्टेट के बीच में कैसा मतलब रिलेशनशिप वो अदर हैंड हो। व्हाइल evolving the most of the balanced governmental arrangements, the maker of our constitution did not hesitate to learn from experiment and experience of other country। हाँ, इसमें कहता है कि हम तो एक्सपेरिमेंट करके नहीं रखे, तो हम क्यों नहीं उतना एक्सपेरिमेंट पे क्यों जाएँ हम? जहाँ एक्सपेरिमेंट ये ऑलरेडी हो चुका है, वहाँ से हम क्यों ना ले लें ये, है ना? तो जहाँ एक्सपीरियंस है, जहाँ एक्सपेरिमेंट हो चुका है, जहाँ एक्सपीरियंस है उस कंट्री से क्यों ना ले लें हम? Thus the framer of the constitution were not averse to borrowing from the other constitutional tradition। Indeed, it is a testament to their wide learnings that they could lay their hand upon
any intellectual argument or historical example that was necessary for the fulfilling the task at hand. So they borrowed a number of provision from different countries, है ना? कहने के मतलब यही है कि मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोरोड है बहुत सारे अदर कॉन्स्टिट्यूशन से, और कहने के ये है कि इसलिए बोरोड किए कि वहाँ अच्छा से जो सिस्टम अच्छा से चल रहा है तो उसको हम क्यों नहीं बोरो कर लें? बेहतर रहेगा, हमारी कंट्री में भी अच्छा चलेगा, है ना? बट बोरोइंग दिस आइडिया वाज़ नॉट क्लेविस इमिटेशन, नहीं। ये हमारे जो बोरो किए हैं, ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बोरो कर लिया और कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं, उसको हम चेंज किए। हमारे हमारे जो सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग बनाए हैं उसको, है ना? फार फ्रॉम इट, है ना? फार फ्रॉम इट, ईच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू बी डिफेंडेड ऑन ग्राउंड दैट इट वाज़ सूटेड टू इंडियन प्रॉब्लम एंड एक्सप्रेशन। वही बोले कि जो जिस तरह इंडियन मतलब प्रॉब्लम झेल रहा है उसी हिसाब से बने। इंडिया वाज़ एक्सट्रीमली लकी टू have a assembly that instead of being parochial in its outlook could take the best available everywhere in the world and make it their own। यही कहता है कि, है ना? समझ में आ गया ये? One like to ask whether there can be anything new in a constitution frame at this time or in the history of the world. One like to ask whether there can be anything new in a constitution framed at this hour in its history of India. The only new things, if there can be any in a constitution framed so late in the day, are variation made to remove the failure and adaptation it to the necessity of country। ये है डॉक्टर अम्बेडकर जी का कहना था, ठीक है? प्रोविजन बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्री, है ना? अब यहाँ एक देखना है, इसको देखना है। ब्रिटिश से क्या लिया है ना? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इलेक्शन जो होता है ना, ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्शन, ये क्या होता है? ये डिपेंड करता है आपका जो है ना, ये इलेक्शन इस तरह होता है, जो ज़्यादा सीट लाया वो इलेक्टेड घोषित किया। इस पे नहीं है कि परसेंटेज पे डिपेंड करता है ना, जो ज़्यादा लाया वो उसको विनर घोषित किया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये लाया, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट ये लाया ब्रिटिश से, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाया, द आइडिया ऑफ द रूल्स ऑफ लॉ लाया, द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज रोल्स, लॉ मेकिंग प्रोसीजर ये हम लाए ब्रिटिश से। आयरिश से क्या लाए? डीपीएसपी लेके आए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लेके आए हैं। ठीक, फ्रेंच से क्या लाए हैं? प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी लेके आए हैं। उसके बाद जाके यूनाइटेड स्टेट ऑफ से क्या लेके चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट लेके आए हैं ना, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू लेके आए हैं एंड इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, दो चीज़ें लेके आए हैं यहाँ। कनाडा से क्या ले? क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना? कनाडा ये फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आए हैं यहाँ से। ये सिस्टम ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इन विच द सेंट्रल मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें सेंट्रल पावरफुल हो। द आइडिया ऑफ रेसिड्यूअल पावर्स, है ना? ये कनाडा से लेके रेसिड्यूअल पावर सेंटर के यहाँ रहता है ना, तो ये हम लेके आए। तो कंक्लूजन में आया है पहला जो व्हाई एंड हाउ से, आप इतना पढ़े हैं तो इसको फिर से एक बार आप पढ़िएगा। कंक्लूजन ये है, यहाँ दिया हुआ है, इंडिया एज ए ट्रिब्यूट टू द विजडम एंड फोरसाइट ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट दे प्रेजेंटेड टू द नेशन ऑन ए डॉक्यूमेंट्स दैट। आप पढ़ लीजिएगा इसको, है ना? बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, एक बार देखिएगा। अब क्वेश्चन यहाँ है, देख लीजिएगा, क्वेश्चन ये दिया हुआ है। चलिए आप बना लीजिएगा इसको अब बढ़िया से। अब फिर करते हैं अगला बार, है ना? इसको ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वॉच कीजिएगा ज़रूर, लाइक और शेयर सारा चीज़ करिएगा, है ना? और बताइएगा और कैसे इम्प्रूव करें अपना टीचिंग को, बताइए। ओके, थैंक यू।